गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या हो गया? तबीयत खराब? मैंने बोला एक दिन नहीं आए फिर मत आना, तो सीरियसली ले लिया आपने तो। चलिए, थर्ड चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। सिंपल चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। द कंसेप्ट ऑफ मनी डिमांड, द कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एंड मॉनेटरी पॉलिसी। चैप्टर का नाम है मनी मार्केट। सब कुछ पैसे से रिलेटेड है यहाँ पे, ठीक है। ये चैप्टर खत्म करने को अप्रोक्सीमेटली आज का लेक्चर मिला के 4 लेक्चर लगेंगे। आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, संडे को आप अभी नहीं देखते ना? अभी शर्मा सर छुट्टी देंगे क्या? शर्मा सर अगर छुट्टी देंगे तो मैं भी दे दूंगा। क्या देखते हैं? अभी संडे को टाइम है ना, सैटरडे को डिसाइड करते हैं। अभी पढ़ाई करते हैं ना अपन। तो ये चैप्टर में सिर्फ मनी 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 की बात है। पैसा मतलब क्या आपको सबसे समझता है? पैसा, ठीक है, करेंसी नोट। क्या करते हैं उससे अपन? सब कुछ उसी से होता है, ठीक है। बस वही सब लिखा हुआ है, सच्ची वही सब लिखा हुआ। द कंसेप्ट ऑफ मनी डिमांड, कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज है जो हमको पढ़ना है। पहले फंक्शंस ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी, थियरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी और पोस्ट केन्जियन डेवलपमेंट इन थियरी फॉर डिमांड फॉर मनी। 3 लोगों ने थियरी दी थी, उसमें हमको थियरी पढ़ना है और पोस्ट केन्जियन के बाद क्या हुआ था वो हमको देखना है। लेकिन उसके पहले मनी के फंक्शंस क्या, और उससे पहले इंट्रोडक्शन। देयर इज नो यूनिक डेफिनेशन ऑफ मनी. Money can be defined as per RBI manual for policy purpose, the set of liquid financial asset, the variation in the stock of which could have impact on the aggregate economic activity. As a statistical concept, money includes certain liquid liabilities of a particular set of financial intermediaries or other issuers. मनी फाइनेंशियल एसेट भी है किसी के लिए और मनी फाइनेंशियल लायबिलिटी भी है किसी के लिए। जैसे मनी आपके हाथ में है तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी है कि नहीं आपको पैसे देना, लिखा है उस पर गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी हो गई, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डेफिनेशंस ये सब। इसके बाद है जनरल मीनिंग ऑफ मनी। मनी का मतलब क्या? मनी रिफर्स टू एसेट विच आर कॉमनली यूज्ड एंड एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट, अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ मीडियम ऑफ ट्रांसफरिंग द परचेसिंग पावर। बराबर है। मनी इज अ लिक्विड एसेट हेल्ड बाय हाउसहोल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट्स, मे बी इन फिजिकल फॉर्म और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑल्सो। कार्ड वगैरह रहते हैं ना आजकल, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बोलते हैं। रिप्रेजेंट अ सर्टन वैल्यू। करेंसी विच रिप्रेजेंट मनी डज नॉट नेसेसरी हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब जो करेंसी पेपर, जो नोट, जो कागज है, वो कागज की कोई कीमत है क्या? नहीं, लेकिन उस पर जो लिखा हुआ है 500 का नोट या 2000 का नोट, वो उसकी कीमत है, ठीक है। तो कागज की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, लेकिन जो कागज पे लिखा है उसकी वैल्यू है। असेंशियल एलिमेंट इन कंडक्टिंग मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन द इकोनॉमी। बिना मनी के कोई ट्रांजैक्शन हो सकते क्या? नहीं हो सकते। अब देखिए फंक्शंस ऑफ मनी बहुत सारे लिखे हुए हैं। इसमें से एग्जाम में वैसे ये क्वेश्चन आना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आता है तो 3-4 फंक्शन आपको लिखना है, जो भी आपको पसंद हो आप उसमें से छाट सकते हो, ठीक है। मनी इज अ कन्वीनियंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट इज, अब ये कोई फंक्शन समझाने लायक नहीं है, मतलब एकदम सिंपल चीज है, एक बार पढ़ लेते, रीड आउट कर लेते, ठीक है। मनी इज द कन्वीनियंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट इज इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट फैसिलिटेट इजी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम के बारे में मालूम है आपको? बार्टर मतलब गुड्स के बदले गुड्स। मुझे चावल चाहिए, सामने वाले को गेहूं चाहिए, मेरे पास गेहूं है, मैं उसको गेहूं दे दूंगा, वो मुझे चावल दे देगा, ठीक है। तो ये सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, क्वांटिटी प्रॉब्लम, क्वालिटी प्रॉब्लम, और ऐसा ही आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसको गेहूं चाहिए क्योंकि मेरे पास गेहूं है, यस और नो। तो ये सब प्रॉब्लम्स मनी के आने से दूर हो गई है। मनी बाय एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी इंक्रीजेस ईज ऑफ ट्रेड एंड रिड्यूसेस द इनएफिशिएंसी एंड कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन बार्टर एक्सचेंज, because barter system assumes double coincidence of want. For example, a seller of rice who want cloth in exchange has to find seller of cloth who want rice in exchange, which is very unrealistic. ऐसा मिलना काफी मुश्किल जाती थी, ठीक है। इसके बाद now with the help of money, the single barter transaction is decomposed into 2 separate transactions such as of sale and purchase. This eliminates the need for double coincidence of want. Money is a common measure for value or common denominator of value. We know that rupee is a unit of account in India.
in which the entire money is denominated. It is a unit of measurement in which the value of goods and services are measured. It is convenient to measure the price of all commodities in terms of single unit. It greatly reduces the number of exchange ratio between the goods and services. Goods and services which are otherwise not comparable are made comparable through expressing the worth of each in terms of money. Money is the measuring rod of value only if value of money remains constant. इसका मतलब क्या? देखिए, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को आप किस चीज में रिप्रेजेंट कर सकते हो? मनी के फॉर्म में. भाई इसकी कीमत क्या है? लेकिन मनी की वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए ना. फॉर एग्जाम्पल, आज से 10 साल पहले की मनी की वैल्यू और आज की वैल्यू फर्क है कि नहीं है? 10 साल पहले 10 रुपए में जो मिलता था, आज वो शायद 100 रुपए में मिलता है. ठीक है, तो मनी की वैल्यू चेंज हो गई. ठीक है, तो अब हमको कंपैरिजन अगर करना है तो 10 साल पहले वाले मनी से और आज के मनी से कंपैरिजन नहीं करेंगे. हमको आज के मनी से ही आज के रेट की चीज कंपेयर करनी पड़ेगी. तो इसीलिए मनी की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए. ठीक है. मनी सर्व्स एज यूनिट ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, प्रोमिसेस टू पे. डिफर्ड पेमेंट मतलब कुछ समय बाद पैसे जब हम देते हैं उसको डिफर्ड पेमेंट बोलते हैं, या प्रॉमिस करते हैं. तो प्रॉमिस क्या करते हैं? भैया एक महीने बाद 2 महीने बाद मैं आपको इतने रुपए दूंगा. तो मेजर किस में करते हैं? कितने रुपए देगा? मनी के टर्म्स में. Functions such as pre-permanent store of value, other assets like government bonds, deposits, land, houses, etc. have a store value. यानी आप अगर किसी के पास इसको जमा कर देते हो तो बदले में वो आपको पैसा दे देता है और बदले में आपको उसको कुछ समय बाद रिपेमेंट करना पड़ेगा, वो भी मनी के टर्म्स में. Despite of having advantages of potential income and appreciation in value over the time, these other assets are subject to limitation such as storage cost, lack of liquidity, possibility of depreciation in value over the time. आप अगर कोई assets रखते हो मनी ना रख के तो easily convertible रहते क्या? प्रॉपर्टी जैसे आपने होल्ड किया तो एक ही दिन में बिक जाएंगे, ये जरूरी है क्या? नहीं. इजीली लिक्विड में कन्वर्टेबल प्रॉपर्टी नहीं रहती है. लेकिन मनी इज ए लिक्विड एसेट. कभी भी चाह के आप जो ट्रांजेक्शन आप करना चाहो वो कर सकते हो अगर आपके पास मनी है तो. Money is the only asset which has perfect liquidity. Additionally, money also commands reversibility as its value in payment equal its value in receipt. All other assets lack perfect reversibility. यानी मनी की परफेक्ट है, लेना देना, जितना लेना उतना देना, तो परफेक्ट मनी की रिवर्सिबिलिटी है. रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है रिसिप्ट और पेमेंट जो रहता है ना, उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी होना. दैट इज देयर वैल्यू इन पेमेंट इज नॉट इक्वल इन वैल्यू ऑफ रिसिप्ट. ये होता है ऑल अदर एसेट. इसका मतलब क्या होता है? बाकी एसेट्स के अंदर आप अगर खरीदते बेचते हो तो आपको अपनी मनमानी कीमत मिले नहीं मिले इस बात की गारंटी नहीं है. लेकिन पैसा ऐसी चीज है, मैंने आपको 1000 रुपए दिया तो कल आपको मुझे लौटाना है तो बराबर 1000 आप मुझे लौटा सकते हो. इंटरेस्ट रहे नहीं रहे वो बात की बात है. ठीक है. Hence, in order to serve as permanent store of value in the economy, the purchasing power or the value of money should remain stable or should monotonically rise. Monotonically मतलब हमेशा बढ़ते रहनी चाहिए या कांस्टेंट रहनी चाहिए, डिक्रीज नहीं होनी चाहिए. इसको बोलते हैं मोनोटोनिकली. ठीक है. सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक. हाँ, अगर एग्जाम में आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक पूछता है तो आपको ये लिखना है. मनी के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं. इन ऑर्डर टू मेक सब फंक्शन, व्हाट आर दे? मनी शुड बी जनरली एक्सेप्टेबल. मतलब मैं अगर 2000 का नोट दे रहा हूँ तो आपने भी मानना चाहिए कि 2000 का है और आपने भी मानना चाहिए. नहीं तो आप बोलोगे मैं नहीं मानता, तो ऐसा नहीं होता. इट शुड बी जनरली एक्सेप्टेबल. सेकेंड, ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग. एकदम पतला कागज रहेगा, इमीडिएटली फट जाएगा, क्या फायदा? इट शुड बी ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग. एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल. एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल मतलब देखते बराबर हाँ ये 2000 का नोट है. नहीं तो कोई भलती भाषा में लिखा और मैं इधर देख रहा कि 2000 का है कि नहीं है. जब हम फॉरेन करेंसी देखते हैं तो हमको थोड़ा टाइम लग जाता है देखने में, ठीक है, कितने रुपए का नोट है. लेकिन इंडियन करेंसी के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए. डिफिकल्ट टू काउंटरफीट. काउंटरफीट मतलब एग्जैक्ट उसकी कॉपी बनाना. इसमें डिफिकल्टी होनी चाहिए कि नहीं तो हर आदमी अपना नोट छाप देगा. यस और नो? इससे डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए. दैट इज नॉट इजीली रिप्रोड्यूसेबल बाय पीपल. रिलेटिवली स्केयर बट हैज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. रिलेटिवली स्केयर मतलब मनी की तो कमी है ही, ये तो आपको मालूम है. और स्केयर से ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मतलब जितना जरूरत है बढ़ते जाता है. ठीक है. पोर्टेबल और इजीली ट्रांसपोर्टेड. एक जगह से दूसरी जगह मनी ले जाया जा सकता है, जेब में डाल के भी ले जा सकते हैं. पोजेसिंग यूनिफॉर्मिटी.
यूनिफॉर्मिटी मतलब कर्नाटक के अंदर अगर 2000 का नोट 2000 का माना जाता है तो जम्मू कश्मीर में भी 2000 का नोट 2000 का ही माना जाना चाहिए। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी। डिविजिबल इनटू स्मॉल पार्ट्स इन यूजेबल क्वांटिटीज और फ्रैक्शन विदाउट लूजिंग वैल्यू। 2000 के आप 100 के 20 नोट भी ले सकते हो, 500 के 4 नोट भी ले सकते हो, वैल्यू उतनी रहेंगी। 100 के 20 नोट की वैल्यू भी 2000 है, 2000 के 1 नोट की वैल्यू भी 2000 है, 500 के 4 नोट की वैल्यू भी 2000 है, 200 के 10 नोट की वैल्यू भी 2000। आई बात समझ में? मनी की वैल्यू सेम रहती है, मतलब अलग अलग छोटे पार्ट्स में डिवाइड भी कर दो तो भी वो 2000 का ही काम करेंगे। चाहे 2000 के नोट के कोई आपको 2100 रुपए नहीं देगा, ठीक है? कोई देगा क्या 2100 रुपए? तो मैं देता 2000 का नोट, ठीक है? चलिए आगे चले, सिंपल है। अब डिमांड फॉर मनी, काय को चाहिए पैसे आपको? सर ये क्या सवाल हुआ? डिमांड फॉर मनी है ना, काय को चाहिए? हर चीज, कमोडिटी ट्रांजैक्शन करनी डे टू डे लिविंग के लिए, और हर चीज पैसे के बिना कुछ मिलता क्या? नहीं मिलता। तो ठीक है, अब इस पे लोगों ने थ्योरी दी, इस पे कुछ महानुभावों ने थ्योरी दी है। एक फिशर नाम के आदमी ने थ्योरी दी, फिर एक नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने दिया, फिर अपना केन्सियन, उसका पेट वहां तक नहीं भरा और आगे आया वो, ठीक है? तो देखेंगे थ्योरी पढ़ के थोड़ी हंसी आएंगी आप लोगों को, मतलब स्टार्टिंग की 2 थ्योरी पढ़ के तो पक्का हंसी आएंगी, ठीक है? लेकिन एक चीज ध्यान रखना, थ्योरी को कभी दिल पे मत लेना। थ्योरी मतलब उसने ऐसा बोला, अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, उसका ऐसा कहना था, अब वो तो चला गया ना, अब क्यों ऐसा बोला सर, तो उससे पूछना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए थ्योरी में कभी एकदम टेंशन मत ले लेना, अरे सर ऐसा कैसे होगा। तो भैया वो 1902 1890 वो सालों में उन्होंने थ्योरी दी, उनको जैसा लगा उन्होंने दे दिया, तो अभी आप लोग ऐसा टेंशन मत लेना, ठीक है? तो थ्योरी में ऐसा है तो है। न्यूटन ने यही लॉ क्यों बनाया सर, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इक्वल टू mc² क्यों दिया, mc³ क्यों नहीं दिया, तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ? समझ आई बात? तो यहाँ पे 2 थ्योरी है जो थोड़ी सी अलग जाएंगी, आपका मन नहीं मानेगा, लेकिन मन को संभाल के रखना, दिमाग से काम लेना। एग्जाम में अपने को थ्योरी पूछे तो दिमाग से आंसर देना है, ठीक है? मार्क्स चाहिए तो। हाँ, तीसरी थ्योरी थोड़ी रियलिस्टिक है, ऐसा लगता है कि हाँ सही बात। चलिए पहले क्यों चाहिए पैसा, क्यों मांगते हैं आप पैसा? अभी यहाँ पे आप आए हो, सब पढ़ाई करने आए हो, हाँ, लेकिन काई के लिए अल्टीमेट एम क्या है? सीए बनना। सीए बन के क्या करना? कितनी सैलरी मिलती सीए बनने के बाद? हाँ, कितनी सैलरी मिलती पर मंथ? पर मंथ 6 लाख? यानी पर मंथ पूछ रहा बेटा, एवर एनम 6 लाख, यानी डिवाइड बाय 12, 50,000 पर मंथ मिलती है कि ज्यादा मिलती है? 1 लाख पर मिलती 6। ऐसा किसने बोला? नीरज सर ने बोला क्या? ऐसा किसने बोला 1 लाख रुपए पर मंथ मिलती है? ज्यादा मिलती है, कम मिलती? हाँ चलो ठीक है। कितनी मिलती होंगी अप्रोक्सीमेट? 40-50,000, 60,000, हाँ बस ठीक है, इतनी ही मिलती बेटा, ज्यादा नहीं मिलती है। दिमाग से निकाल देना, अगर किसी के दिमाग में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए है ना पर मंथ, तो निकाल देना अभी दिमाग से। स्टार्टिंग में इससे ज्यादा सैलरी नहीं मिलेंगी। हाँ, कोई आपने रैंक ही ला लिया या आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो बात अलग है, तो उसको भी 1 लाख से ज्यादा नहीं मिलती, 1 सवा बस मैक्स। कोई, अब होता क्या है, हमको पता है कौन सा गाजर दिखाया जाता है, 30 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिली, 40 लाख रुपए पर मंथ में सिलेक्शन, सॉरी 40 लाख पर एनम में सिलेक्शन हुआ, तो वो लोग कितने रहते हैं? 1 या 2 लोग, और बाकी लोगों को कितनी मिलती वो कभी बताया जाता है? कोई भी आदमी, कोई भी हो चाहे, वो अपनी अच्छाई बताएगा, कोई बुराई बताता है क्या? आज तक कोई भी क्लास वाले हो चाहे कोई भी हो, सब बताते इतने मार्क्स आते हैं, टॉपर 75, 76, 77, टॉपर्स की लिस्ट लगाते हैं। कभी किसी ने कितने बच्चे फेल हुए ये बताया आपको? एनीबॉडी? कोई भी टीचर हो, मैं XYZ, मैं भी क्यों ना, मैं तो कभी लगाता ही नहीं है लिस्ट, लेकिन कितने भी हो, कोई भी हो, वो लोग क्या करेंगे? जितने लोगों को ज्यादा है उनकी लिस्ट बताएंगे आपको, लेकिन जो लोग फेल हुए हैं, जिनको कम मार्क्स मिले हैं, उनकी लिस्ट आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है? वैसे ही सीए के अंदर जिनको ज्यादा पैकेजेस लगे हैं उनकी लिस्ट आपको बताई जाएंगी कि देखो कितना अट्रैक्टिव जगह है, आप ज्वाइन कीजिए। लेकिन कैसा है, जो लोग भाई सबको 5 लाख भी मिल रहे, 6 लाख भी मिल रहे, ऐसे लाइन से लोग बैठे हैं,
ठीक है, तो वो भी आपको समझदार रहना चाहिए, ठीक है, आपको किसी की बातों में नहीं आना, ठीक है। चलो, मेरे से ऐसा फालतू बात होती नहीं है, मैं तो क्लियर सीधा सीधा बताता हूँ, ऐसा है तो है। एवरीथिंग इज मार्केटिंग, सब कुछ मार्केटिंग है। आंख और कान खुले रखो अपने, सीधी सी बात, सिंपल। मेरे से मार्केटिंग जमती नहीं, इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलता हूँ। ना मैं कभी अपनी तारीफ ज्यादा करता, ना मेरा ये रिजल्ट आया, ये सब मैं कुछ नहीं बताता। रिजल्ट आता है तो स्टूडेंट की मेहनत से आता है, स्टूडेंट की खुद की मेहनत रहती है, टीचर्स की भी रहती है नो डाउट, लेकिन स्टूडेंट की मेहनत ज्यादा रहती है। मैं तो सबको सेम पढ़ा रहा हूं ना, सब लोग सुन भी रहे, तो फिर जो फेल हुआ उसका क्या, वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जब क्रेडिट लेने के लिए मैं आगे आ रहा हूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फेल होने के वाले की भी मेरी है ही, लेकिन वो कोई लेता क्या नहीं, फेल कॉल हुआ कौन बताता क्या, कोई नहीं बताता, ठीक है। चलो जाने दो, अपन अपना पढ़ाई करते हैं। इफ द पीपल डिजायर टू होल्ड मनी, आपको पैसा होल्ड करना है, कुछ तो भी जेब में चाहिए पैसा कि नहीं चाहिए, चाहिए सर। इफ द पीपल डिजायर टू होल्ड मनी, वी से देयर इज डिमांड फॉर मनी। द डिमांड फॉर मनी इज इन द नेचर ऑफ डिराइव डिमांड, निकल के आती है। इट इज डिमांडेड फॉर इट्स परचेसिंग पावर, क्यों, क्योंकि पैसे से हम कुछ भी परचेज कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग पैसा होल्ड करना चाहते हैं। People demand money because they wish to have command over real goods and services with the use of money. पैसा जेब में रहे तो आवाज निकलती कि नहीं निकलती, पैसा जेब में रहते तो आवाज निकलती ना मुंह से, और पैसा नहीं रहे जेब में तो चुपचाप बैठे रहते हैं, ठीक है। अरे हाँ ना, आपका कहीं किसी से मतलब समझे, कोई दुकान में जाते हो तो जेब में पैसा नहीं रहे तो कैसा लगता, बाहर निकल जाते ना चुपचाप, ठीक है। क्योंकि हाँ, एटीएम कार्ड वो प्लास्टिक मनी बोल दो, उसको भी तो मनी बोलेंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ मनी यानी हार्ड कैश एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक मनी, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने बोला जो पुराने इकोनॉमिस्ट लोगों ने जो थ्योरी दी ना, आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आजकल आप लोगों को प्लास्टिक मनी होल्ड करने की आदत हो गई, उस समय प्लास्टिक मनी नहीं चलता था, ठीक है। Demand for money is a decision about how much one's given stock of wealth should be held in the form of money rather than assets such as bond etc. अब ये हर आदमी का अलग अलग नजरिया रहेगा कि मुझे कितने पैसा कैश में होल्ड करना है। कोई आदमी बॉन्ड्स में ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, आप 50,000 के बॉन्ड्स लोगे, 50,000 कैश रखोगे। कोई रहेगा जो पूरा 1 लाख कैश रखना चाहेगा, कोई ऐसा रहेगा जो 10,000 कैश बहुत है, बाकी का बॉन्ड्स खरीद लेगा। तो ये हर आदमी टू आदमी डिफर करेंगी ये चीज। Demand for money has an important role in determination of interest, price and income in the economy. सही बात है। Fourth point. Demand for money has an important role in determination of interest, prices and income in the economy. सही बोल रहा क्या ये? सही बोल रहा तो कैसे? अगर मनी की डिमांड ज्यादा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे कि कम होंगे? भैया लोन देने वाला मैं अकेला हूं, आप लेने वाले भी 1 आध 2 आते हो, तो इंटरेस्ट रेट कम ही लगाऊंगा। लेकिन आप ऐसे लाइन लगा के खड़े हो जाते हो, सर हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? भाव खाऊंगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दूंगा, सिंपल। तो मनी की डिमांड ज्यादा मतलब इंटरेस्ट रेट ज्यादा, मनी की डिमांड कम या इंटरेस्ट रेट कम मतलब मनी की डिमांड कम। और साथ में एक और चीज लिखी है, इनकम इन द इकोनॉमी। मनी की डिमांड अगर ज्यादा रहेंगी तो इसका मतलब इकोनॉमी में इनकम ज्यादा होंगी कि कम होंगी? कैसे भैया? ज्यादा इनकम, ज्यादा उधार लेंगे, ज्यादा खर्चा करेंगे, फिर वो मल्टीप्लायर इफेक्ट रहता है। आपने मल्टीप्लायर नाम का पढ़ा था ना, मल्टीप्लायर, वैसे इसमें भी एक मल्टीप्लायर पढ़ने वाले जिसको हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। कैसे वो आप लोगों को बताऊंगा, पूरा कंसेप्ट मतलब कल आएगा शायद वो, ठीक है। The quantity of nominal money or how much money people would like to hold in cash, liquid form, depends on many factors such as income, general level of prices, rate of interest, real GDP, degree of financial innovation, etc. देखिए कौन कितना कैश होल्ड करना चाहता है ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, लेकिन किस चीज़ पे? पर्सन टू पर्सन की इनकम पे डिपेंड करेगा। सेकेंड, जनरल लेवल ऑफ प्राइस। जनरल लेवल प्राइसेस मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी है। महंगाई अगर ज़्यादा रहेंगी तो लोग कैश ज़्यादा होल्ड करना प्रेफर करेंगे, और महंगाई अगर कम रहेगी तो कम में सामान मिल जाएगा तो कैश कम होल्ड करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर बाजार में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो डिमांड फॉर मनी कम हो जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो डिमांड फॉर मनी बढ़ जाती है, बराबर है। लेकिन इससे एक चीज और आती है, इन्वेस्टर। ये तो अपने प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में ज्यादा है तो वो कैश होल्ड करना प्रेफर नहीं करेगा, एक काम करो मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू।
तो कैश कम होल्ड करेगा, इन्वेस्ट ज़्यादा करेगा। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम चल रहा है तो इंटरेस्ट पे ना देने से उससे अच्छा वो क्या करेगा, भैया जेब में रख लेता हूँ, इतना कम इंटरेस्ट क्या काम का। आई बात समझे? तो दोनों पॉइंट से हमको सोचना है। हायर द इनकम ऑफ इंडिविजुअल, हायर द एक्सपेंडिचर, एंड रिचर पीपल होल्ड मोर मनी टू फाइनेंस देयर एक्सपेंडिचर। बराबर है? आगे, द क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिवेलिंग प्राइस लेवल। हायर द प्राइसेस, हायर शुड बी द होल्डिंग ऑफ मनी, क्योंकि जितना महंगी चीजें रहेंगी उतनी महंगी मिलेंगी, उतने ज्यादा पैसे लगेंगे उसको खर्च खरीदने के लिए। तो ज्यादा पैसे लगेंगे तो जेब में ज्यादा पैसे रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? ठीक है। 7, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी? इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट फॉरगॉन। आपने जेब में 1 लाख रुपए रखा साल भर के लिए, अगर वो साल भर 1 लाख रुपए नहीं रखते तो किसी बैंक में रखते 7,000 रुपए आपको इंटरेस्ट मिल जाता। तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग? 7,000 रुपए। 1 लाख जो आपने जेब में रखा इसकी कीमत कितनी हो गई? 7 लाख। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इज द इंटरेस्ट रेट अ पर्सन कुड अर्न ऑन अदर एसेट्स, देयरफॉर हायर द इंटरेस्ट रेट, हायर वुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश एंड लोअर द डिमांड फॉर मनी। समझ आएगा? अरे कुछ तो बोलो। Innovations such as internet banking, application-based transfer, and automatic teller machine reduce the need for holding liquid money. Just as household do, firm also hold money essentially for the same basic reason. जितना ज़्यादा इंटरबैंकिंग बैंकिंग फैसिलिटी मिल रही है, एटीएम मशीन लगते जा रही है, आप लोग कैश होल्ड करना प्रेफर नहीं करते, कार्ड के अंदर अपना काम चला लेते हैं। ठीक है? क्लियर है? ये सब सिंपल चीज़ें बेसिक थी एकदम। कोई डाउट? आगे चलते हैं। अब आगे भैया 3 लोगों ने थ्योरी दी है। 2 लोगों की थ्योरी थोड़ी अनरियलिस्टिक है और एक थ्योरी थोड़ी रियलिस्टिक है। ठीक है? सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, आप लोग पैसा क्यों रखते हो? वो तो आप लोगों ने नॉर्मल चीज तो बताई कि भैया हमको चीजें खरीदना पड़ता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब ठीक है। लेकिन मेरा कहना है कि कुछ मोटिव होता है। किसका? आप लोगों का, इंसान का। उस कारण से वो पैसा रखता है। पहला मोटिव है ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव मतलब जो रोज आपको ट्रांजैक्शन करने हैं, कुछ खरीदना है तो आपको कोई चीज की जरूरत पड़ जाए तो ये सब चीज के लिए हम पैसा होल्ड करके रखते हैं। बराबर? ये तो ट्रांजैक्शन करने के लिए। इसके अलावा भी कुछ रहता है। हमारे घर पे हमेशा 1-8 लाख रुपए, 50,000 रुपए अलग पड़े रहते हैं। क्यों रखते वो हम? इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी मतलब प्रिकॉशन, एज अ प्रिकॉशन। कभी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कभी अचानक किसी चीज की जरूरत पड़ गई जिसमें बड़ा खर्चा लगे, तो हम क्या करते हैं? 1,50,000 रुपए अलग रखते हैं बिकॉज ऑफ प्रिकॉशन। तो ये प्रिकॉशनरी मोटिव मतलब 50,000 ही रखना कि 1 लाख ही रखना कि 2 लाख ही रखना, ये इंसान टू इंसान डिफर करेगा कि नहीं करेगा? जिसको ज्यादा डर लगता है वो ज्यादा रखेगा, जो बिंदास है जिसको डर ही नहीं लगता वो बहुत कम रखेगा या रखेगा ही नहीं। यस और नो? ठीक है? और एक मोटिव रहता है जिसको बोलते हैं स्पेक्युलेटिव मोटिव। स्पेक्युलेटिव मोटिव पे बाद में आता हूं, पहले सिर्फ ट्रांजैक्शन मोटिव की बात करेंगे, जो हमारे पहली मेथड में इस आदमी ने की। पहली थ्योरी है क्लासिकल अप्रोच और फिशर्स अप्रोच। ये आपके एरविंग फिशर नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने दिया था ये थ्योरी, इसलिए इसको फिशर अप्रोच भी बोला जाता है। और इस थ्योरी का नाम है क्यूटीएम। क्यूटीएम मतलब क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ये सिर्फ मनी की क्वांटिटी की बात कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। बहुत सिंपल थ्योरी है, बहुत सिंपल। ठीक है? कुछ नहीं, एक ही बात बोलता है ये थ्योरी में। क्या बोलता है पता है? सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल्स टू डिमांड फॉर मनी। बस इतना ही बोला इसने। व्हाट इज सप्लाई ऑफ मनी? जितनी लोग डिमांड करेंगे उतनी बराबर सप्लाई कर देंगे। ठीक है? अब पहले देख लेते क्या लिखता है। द क्यूटीएम इज द ओल्डेस्ट theory in economics. It was first propounded by Irving Fisher of Yale University in his book The Purchasing Power of Money, published in 1911. Fisher's version also termed as equation of exchange और ट्रांजैक्शन अप्रोच। देख लो लिखा है ट्रांजैक्शन अप्रोच। मैंने भी आपको 3 मोटिव बताए। पैसा आप ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हो, सेकंड आप पैसा प्रिकॉशन के लिए यूज करते हो, थर्ड आप पैसा स्पेक्यूलेशन के लिए यूज करते हो। तो स्पेक्यूलेशन और प्रिकॉशन को जाने दो। पहली बात सिर्फ एक ही चीज पढ़ेंगे हम, किसके लिए हम यूज कर रहे हैं? ट्रांजैक्शन करने के लिए। ऐसा इसने बोला, मैं नहीं बोल रहा। ठीक है? ऐसा इसने बोला। इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन अप्रोच इज फॉर्मली स्टेटेड एज। अब ट्रांजैक्शन के लिए जरूरत कितनी पड़ेगी पैसे की?
डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड डिपेंडिंग जो चीज आप खरीद रहे हो उसका प्राइस। भाई मुझे ये रुमाल खरीदनी है, ये रुमाल मुझे 10 रुमाल चाहिए, एक रुमाल 10 रुपए की है, तो मुझे कितने रुपए की जरूरत पड़ गई? व्हाट इज माई मनी डिमांड? 100 रुपीज। 10 इंटू 10 मतलब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन में कितना करना चाह रहा और जो चीज खरीदना चाह रहा उसका प्राइस क्या है, बराबर है। दैट विल बी माई डिमांड फॉर मनी। और उसी को इन्होंने बोला डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी। जितने डिमांड करेंगे उतनी सप्लाई कर देंगे। ऐसा प्रैक्टिकली होता क्या? नहीं। लेकिन अभी ये 1911 की बात है, यानी आज से 100 साल पहले। उस समय होता होगा, अपने को क्या करना है। तो ये जो बोल रहे हैं ना चुपचाप मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब थ्योरी दी है, इसने जो बोला वो मानना पड़ेगा, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू डिमांड फॉर मनी। तो डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू प्राइस लेवल P इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कितना हम ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं, कितने अमाउंट का हम, कितने वैल्यू का हम ट्रांजेक्शन या कितनी क्वांटिटी का हम ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं, इसको बोलते हैं T। और MV बोला गया है, सप्लाई ऑफ मनी यानी MV और डिमांड फॉर मनी यानी PT, बराबर है। इसने बोला तो P मतलब क्या है? प्राइस लेवल। T मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है, कितनी बार हम एक ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं, बराबर है। और सप्लाई मतलब M और V। तो M और V क्या है? ये लिखा है इन्होंने। M यानी टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्क्यूलेशन। M मतलब टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्क्यूलेशन। V यानी ट्रांजैक्शन वेलोसिटी। वेलोसिटी वर्ड सुना होगा आप लोगों ने कभी तो। स्पीड, वेलोसिटी को स्पीड भी बोला जाता है। वेलोसिटी को साइंस में, साइंस वाले पढ़ते थे, अदर नेम है उसका स्पीड, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन वेलोसिटी मतलब एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स अक्रॉस ऑल ट्रांजैक्शन अ यूनिट ऑफ मनी से रुपी इज स्पेंड इन परचेसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। मैं अगर आपसे पूछूं, ये 100 रुपए समझ लीजिए मेरे पास है, 100 रुपीज, ये 100 रुपीज की ट्रांजैक्शन वेलोसिटी आपके लिए कितनी, या एक इकोनॉमी में एवरेज में कितनी, तो आप कैसे बता पाओगे? इसका मतलब पता है क्या होता है वेलोसिटी का? जैसे मैंने आपको 100 रुपए दिए, आपने वो 100 रुपए को पर्स में रखा, फिर जब आपको खर्चा करना था आपने वो 100 रुपए का कुछ तो भी खरीदा, फिर वो दुकानदार के पास वो 100 रुपए आ गए, फिर वो दुकानदार भी उसको पैसे कहीं ना कहीं किसी को देगा कुछ खरीदने के लिए, फिर जिसको उस शॉपकीपर ने दिया था वो उसको देगा, फिर वो उसको देगा, फिर वो बैंक में जाएंगे, वॉटएवर। एक साल के अंदर या एक महीना, जो भी हम टर्म्स पकड़ेंगे, वो 100 रुपए का नोट कितने बार घूम रहा है और कितने ट्रांजैक्शन के काम आ रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी। आई बात समझ में? अब ध्यान से सुनना, अगर ट्रांजैक्शन वेलोसिटी, मैं महीने भर की बात करता हूं, ठीक है, 100 रुपए की हम बात करेंगे, महीने भर की बात करता हूं। अगर वो 100 रुपए का नोट महीने भर में एक ही बार घूमता है, आपको दिया मैंने, आपने महीने भर तक जेब में रखा और लास्ट डे आपने एक सिंगल ट्रांजैक्शन किया, मतलब वो कितने बार घूमा? एक ही बार। यानी मुझे अपनी लायबिलिटी 100 कम करने के काम आया, वो आपको किसी और को 100 रुपए पेमेंट करने के काम आया, बराबर है। मैंने एक बार घुमाया, फिर आपने एक बार घुमाया, यानी वेलोसिटी कितनी हो गई? 2। यानी वो 100 रुपए कितना सर्कुलेशन का काम किए? 100 इंटू 2, यानी टोटल सप्लाई कितनी मानूंगा मैं? 200। यही अगर 100 रुपए मैंने आपको दिया, आपने किसी और को दिया और किसी और को दिया, और एक महीने में 10 बार घूमता है, यानी कितनी लायबिलिटी चुकाई? यानी कितने बार लोगों ने उसको यूज किया? 10 बार। यानी मैंने 100 यूज किया, आपने 100 किया, 100 किया, 100 किया, ऐसा 100 करते करते 10 टाइम्स वेलोसिटी हो गई। तो टोटल मनी सप्लाई में कितनी पकड़ूंगा? 1000। एक 100 का नोट 10 बार काम आया, यानी मनी सप्लाई कितनी हो गई मार्केट में? 1000 रुपए की। आई बात समझ में? क्योंकि डिमांड आई थी ना उतने की, इसलिए बोलते हैं डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई, और V इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, दैट इज एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स अक्रॉस ऑल ट्रांजैक्शन अ यूनिट ऑफ मनी से रुपी, यानी अपना 100 का नोट यहाँ पे, इज स्पेंट इन परचेसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये एक साल भी हो सकता है, एक महीने भी हो सकता है, पर्टिकुलर ड्यूरेशन जो भी आपको चूज करना है कर सकते। समझ आया? आई बात समझ में? तो अब P निकाल सकते हैं आप। अभी ये अपन ने देखा ना फॉर्मूला, MV इज इक्वल टू PT, ये MV इज इक्वल टू PT, देखा क्या? सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू डिमांड फॉर मनी। तो आप P निकाल सकते हो,
एवरेज प्राइस लेवल, हाँ, P इज इक्वल्स टू एम वी डिवाइड बाई टी। अरे होता कि नहीं होता ऐसा मैथमेटिकली, ठीक है। और T यानी द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब ये फिशर ने क्या बोला, ठीक है, बोले ये तो मैं कैश की बात कर रहा। इसके बाद लोग उधारी में भी तो जीते हैं, बैंक से उधार भी तो मिलता है पैसा, ठीक है। उसको कौन सा मनी बोलते हैं, क्रेडिट मनी। तो बाद में इसने इस इक्वेशन को बढ़ा दिया कि ठीक है, एम वी प्लस M1 V1, ये M1 इज द और V1 इज द सप्लाई ऑफ क्रेडिट मनी। इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री में कैश मनी तो रहती है, प्लस क्रेडिट मनी भी दी जाती है जिससे हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। तो डिमांड तो दोनों की हुई ना, क्रेडिट मनी की भी लोग डिमांड करते हैं, नॉर्मल मनी की भी डिमांड करते हैं जो खुद के पास है। इसीलिए इक्वेशन को बढ़ाया गया और इसके अंदर टोटल अबाउट क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी M1 और V यानी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट मनी। मतलब कुछ नहीं किया, MV इज इक्वल्स टू PT के अंदर एक चीज और ऐड कर दी, दैट मीन्स MV प्लस M1 V1 इज इक्वल्स टू P इंटू T। ये इक्वेशन हो गई फर्दर इक्वेशन, लेटर उसी ने किया, ठीक है। M1 V1 इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ मनी। अब ये सप्लाई मनी में कौन सा आ गया, क्रेडिट मनी भी इंक्लूड हो गया, और PT यानी अगेन डिमांड फॉर मनी। देयरफॉर सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल्स टू डिमांड फॉर मनी। समझ आया क्या, नहीं? मतलब ये बोल रहा है ऐसा। अब इसमें क्यों बोला सर इसने, ऐसा थोड़ी होता, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता ना, मैं खुद बोल रहा ऐसा नहीं होता, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता, पहले के समय में ऐसा होता था। अच्छा ये समझा क्या, M क्या होता, V क्या होता, P क्या होता, T क्या होता। फिर M1 V1 समझा, क्रेडिट मनी है ना, उधार के पैसे। लोग उधार भी तो लेते ना, मेरे खुद के 100 रुपए खर्चा कर रहा हूँ, दूसरे से 100 रुपए और उधार ले रहा हूँ, तो मेरी ट्रांजेक्शन की डिमांड फॉर मनी कितनी हो गई मेरी, 100 तो मेरे खुद के, 100 दूसरे से लिए, तो 200 हो गई कि नहीं हो गई, यस और नो। तो उधार वाले पैसे भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ये इक्वेशन समझी कि नहीं समझी, ये बताओ। अब ये थ्योरी सही है क्या, आपको लगता क्या लगता, सही है क्या? तो इसके डिसएडवांटेजेस होंगे कुछ, हाँ डिसएडवांटेज है, बिल्कुल है। क्या डिसएडवांटेज है वो लिखा है, Fisher did not specifically mention anything about demand for money, but the same is embedded in his theory as dependent on the total value of transaction undertaken in the economy. फिशर ने कितनी डिमांड रहेंगी ये नहीं बताया, फिशर ने सिर्फ इतना बोला कितना ट्रांजैक्शन होगा इकोनॉमी में और कितना प्राइस लेवल रहेगा, इसके ऊपर डिमांड फॉर मनी डिटरमाइन करेंगे। और तो और एक चीज और बोला, इससे सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी ऐसा पकड़ा है। ये देखो, डिमांड फॉर मनी क्या सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए रहती क्या प्रिकॉशन के लिए भी रखते हैं हम लोग। प्रिकॉशन मतलब कल हमको रात को जरूरत पड़ जाए पैसे की, तो हम लोग 1,50,000 घर में अलग रखते कि नहीं रखते, तो वो भी तो डिमांड फॉर मनी है कि नहीं है, उसने तो ये पकड़ा ही नहीं है, ठीक है। Therefore, more the number of transaction people want, greater will be the demand for money. Total value of transaction multiplied by price level represent the demand. ठीक है, समझ में आई ये थ्योरी, समझ में आई, मतलब ये इक्वेशन समझ में आई क्या, मेन बात ये है। थ्योरी तो समझेंगी ही नहीं और आगे वाली भी नहीं समझेंगी, इक्वेशन समझेगी क्या, वो क्या कहना चाह रहा है, क्यों बोला उसने सर ऐसा होता नहीं है, मुझे भी मालूम है, नया कुछ नहीं है, मुझे भी मालूम है, लेकिन उसने थ्योरी देकर गया, तो हमको थ्योरी को थ्योरी के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए। और कई बार कुछ लोग थ्योरी करते फिर दूसरे लोग उसकी थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करते, ऐसा होता कि नहीं होता। पहले लोगों की थ्योरी बोली थी कि अर्थ स्क्वायर है, अर्थ ऐसा फ्लैट है, फिर गैलीलियो ने बोला नहीं अर्थ गोल है, जब तक वो जिंदा था लोगों ने उसकी बात ही नहीं मानी, जब वो मर गया फिर लोगों ने बात मानी, हाँ अर्थ गोल है। पहले हम छोटे थे तो हमको क्या लगता था, सन घूमता है इधर से इधर जाता है, लेकिन बाद में क्या पता चला, सन वहीं पे है, अर्थ घूमता है, ठीक है। तो सब क्या कर सकते इसका, इसको ऐसा समझा, तो बाद में मर गया बेचारा, चलो जाने दो। अभी एक नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आए, 3 बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, एल्फ्रेड मार्शल का नाम आपने भी सुना है, AC पिगो का नाम आपने सुना है, और DH रॉबर्टसन नाम का एक और इकोनॉमिस्ट है। ये 1900 अर्ली 1900 में इन नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बोला नहीं ऐसा नहीं होता, पूरा फंडामेंटली डिफरेंट अप्रोच दिया टू QTM थ्योरी, जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है ना, उसके अलावा ये कुछ कह रहे हैं। अब कोई काम अच्छा करता है तो कोई ना कोई उसमें नुक्स निकालता कि नहीं निकालता, इंसान की आदत है। बस वैसे ये तीनों ने मिलके उस थ्योरी में नुक्स निकालना स्टार्ट किया, और उसके बाद केन्जियन आके और दोनों ही बेकार हो बोले, ठीक है। देखते हैं क्या बोलते हैं। ये कहते हैं
डिमांड फॉर मनी मतलब डिमांड फॉर मनी इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी नहीं होता। इनका कहना है जो भी पीपल की इनकम होती है, जो भी लोगों की इनकम होती है, उसका कितना हिस्सा वो कैश में रखना चाहते हैं उसको बोलते हैं डिमांड फॉर मनी। मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं और 1 लाख रुपए कमा पूरे खर्चा करूंगा क्या? नहीं, मुझे मान लीजिए मेरी जरूरतें पूरा करने के लिए 50,000 रुपए की जरूरत है। मतलब क्या हुआ, मैं जितना कमाता हूं उसका 50% हिस्सा मैं क्या करता हूं, कैश में रखना चाहता हूं, यानी उससे स्पेंडिंग मेरी खर्चे पूरा करना चाहता हूं। तो इसी को डिमांड फॉर मनी बोलते। ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। तो सही बोल रहे हैं क्या एकदम से? पूरा सही है क्या? नहीं, पूरा सही नहीं है ना, ऐसा थोड़ी होता। यानी तो एक काम करो ना, जितना खर्चे की जरूरत है उतनी डिमांड करो पैसे की। आपको सैलरी अगर 1 लाख मिली है और मैं आपको बोलूं बेटा आपको खर्चे के लिए कितने की जरूरत है, सर आई वांट टू होल्ड 50,000 एज कैश बिकॉज आई नीड सच मनी फॉर ट्रांजेक्शन और फॉर प्रिकॉशन। तो मैं बोलता 50,000 मुझे दे दो। फिर दोगे क्या? दोगे क्या कोई? नहीं सर, वो भी तो हमारी डिमांड है। तो फिर ऐसा कैसे बोल रही है? समझे आप? नहीं समझे? इसने किया क्या, आपकी जो इनकम है मान लीजिए 1 लाख, इसको एक फिक्स मल्टीप्लायर लगा रहा है ये, या मल्टीप्लायर ना बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कांस्टेंट बोलूंगा। ओके, से थोड़ी आती कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब मैंने सोच लिया है मुझे आधे पैसे जमा करने, आधे पैसे खर्चा करने, सिंपल। तो मेरा कांस्टेंट क्या हो गया? 0.5। आई बात समझ में? अब जितना भी कमाऊंगा आधा जमा करूंगा, आधा खर्चा कर दूंगा। तो इसका कहना है कि भैया ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तुम्हारी इनकम को और वो हो गई तुम्हारी डिमांड फॉर मनी। तो ऐसा सही है क्या? तो फिर मैं बोलता ना जितनी डिमांड है उतना ही ले ना, मतलब 50,000 मुझे वापस दे दो आप। तो आप दे दोगे क्या? नहीं सर, ऐसा थोड़ी होता। हो तो हमारी इनकम है पूरी की पूरी, 50,000 हम कहीं और रखेंगे। तो कहीं और रखोगे तो उसका करोगे क्या? कहीं और रखते हो तो कुछ इनकम जनरेट करने के लिए रखते कि नहीं रखते? बैंक में डालोगे, इक्विटी मार्केट में लगाओगे, म्यूचुअल फंड खरीदोगे, फिर उससे रिटर्न आएगा। तो वो भी तो डिमांड फॉर मनी हुई कि नहीं हुई? तो इसने तो ऐसा कुछ बोला नहीं, नहीं बोला तो इसलिए तो मैं बोल रहा बराबर नहीं है। ठीक है। चलिए देखते क्या बोल रहा था ये। डिमांड फॉर मनी इज इक्वल्स टू proportion of income that people want to hold as cash into income. Income is equals to P into Y. अब ये P क्या होता है, Y क्या होता है, ये आपको बताता हूं। P मतलब बताओ पहले Py क्या होता है। ये देखो यहां लिखा हुआ है। Y का मतलब होता है, Y को हम इनकम को Y से डिनोट करते, शायद आपको मालूम होगा, लेकिन यहां लिखा है रियल नेशनल इनकम। और P मतलब एवरेज प्राइस लेवल ऑफ करेंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। और जब P और Y को मल्टीप्लाई करेंगे तो PY निकल के आ जाएगा। इसको हम नॉमिनल इनकम बोलते। याद करो, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। कुछ याद आया? नहीं आया तो फिर से बताता हूं। याद है कि नहीं है? क्या याद है? क्या होता रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी? एक करंट प्राइस पे रहता है, एक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, कौन सा करंट? और सिर्फ 1-2 लोग बोल रहे, बाकी लोगों को क्या हो गया? ये देखो, क्या पढ़ाया था क्या? ये कांस्टेंट कौन सा है? रियल। और करंट प्राइस मतलब, तो रियल इनकम को करंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या निकल के आएगा? नॉमिनल ना भैया। रियल कोई तो भी चीज है जो कांस्टेंट प्राइस पे आपने पकड़ा है और मैं उसको कांस्टेंट हटा के करंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो निकल के क्या आएगा? नॉमिनल ही निकल के आएगा ना। बस वही बेटा यहां पे कर रहा है ये कहता है Y यानी रियल है और P मतलब एवरेज करंट प्राइस, एवरेज प्राइस लेवल है ऑफ करंटली प्रोड्यूस गुड्स। तो आप जब ये Y जो रियल है, रियल को आप करंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा? नॉमिनल। इसीलिए PY मतलब नॉमिनल इनकम। नॉमिनल इनकम एट करंट प्राइस लेवल, जो अभी इकोनॉमी में प्राइस लेवल चल रहे हैं। आई बात समझ में? और K कौन सा है? K यानी एक प्रपोर्शन है, फिक्स प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन ऑफ PY
दैट पीवाई यानी नॉमिनल इनकम एट करंट प्राइसेस, बराबर है, दैट पीपल वांट टू होल्ड एज कैश बैलेंस। इनकम का कितना हिस्सा मैं कैश में रखना चाहता हूं उसको बोलते के, एंड इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट, मैं फिक्स रखूंगा। ठीक है, समझ आया ये? तो इसका कहना है डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू के इंटू पी वाई, ये मेरी इनकम, नॉमिनल इनकम, उसका कितना कांस्टेंट, कितना हिस्सा मैं कैश में रखना चाहता हूं यानी यूज करने के लिए रखना चाहता हूं, तो ये हो गई मेरी डिमांड फॉर मनी। समझा क्या? चलो एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं, थोड़ा सा ही है। अब ये लिखा है यहाँ पे, ये ट्रांजैक्शन की बात कर रहा क्या कि कितने ट्रांजैक्शन मुझे करने हैं इसीलिए मैं कैश होल्ड करूंगा? नहीं, ये सिर्फ कितना मैं रखना चाहता हूं एज अ प्रिकॉशन, एज अ प्रिकॉशन की बात करता है ये। सिंस सेल एंड परचेस ऑफ कमोडिटी बाय इंडिविजुअल्स डू नॉट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। आप मुझे एक चीज बताओ, आपको महीने में एक ही बार सैलरी मिलती है? सैलरी किसी को, जो सैलरीड पर्सन है उसको महीने में एक ही बार मिलेंगी, ठीक है? और बिजनेसमैन को रोज इनकम आती क्या? जरूरी है क्या? जरूरी नहीं। आज मैंने कुछ गुड्स खरीदे और मुझे इस गुड्स को बेचना है, तो आज ही बिक जाएंगे? नहीं, हो सकता है 2 दिन बाद बिके, हो सकता है 4 दिन बाद बिके। तो ये 4 दिन क्या हो गया? गैप हुआ कि नहीं हुआ? इसको लैग बोलते हैं, LAG, लैग। यानी मैंने अगर 1 लाख के गुड्स आज परचेज किए और उसको मैं 1,20,000 में बेच रहा हूं, मैंने तो 1 लाख आज इन्वेस्ट कर दिया, अब वो बिकेगा कब? 4 दिन बाद। तो मुझे पैसे कब आने वाले? 4 दिन बाद। तो ये 4 दिन के लिए पैसे लगेंगे कि नहीं मुझे खाने पीने के लिए? तो इसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। और इनका कहना था कि ये जो लैग रहता है इसीलिए पैसे की जरूरत है। जैसे 1 महीने में बाद सैलरी आज मिली 1 तारीख को, अब अगली सैलरी कब मिलेंगी? 1 महीने बाद। तो ये 30 दिन के लिए पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे मुझे? तो ये हो गई मेरी डिमांड फॉर मनी, जितना मैं होल्ड करना चाहता हूं। Since sale and purchase of commodity by individual do not take place simultaneously, they need a temporary abode of purchasing power as hedge against uncertainty. Hedge यानी risk avoid करना. Hence, demand for money also involves a precautionary motive in the Cambridge approach. Only transaction motive is considered in QTM अप्रोच। जो हमने अभी पहली थ्योरी पढ़ी थी उसमें कौन सा मोटिव था? सिर्फ ट्रांजैक्शन, कितना प्राइस लेवल और कितनी क्वांटिटी, एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। लेकिन इस थ्योरी के अंदर सिर्फ प्रिकॉशनरी मोटिव की बात की जा रही है। डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स पार्टली ऑन इनकम एंड पार्टली ऑन अदर फैक्टर्स सच एज वेल्थ, इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा। सही बात है, मेरी जितनी इनकम रहेंगी उसी पे मैं डिपेंड करूंगा ना कितना रखूंगा। आमदनी अठनी खर्चा रुपया वाला काम तो होगा नहीं कि भैया इनकम कमाता हूं 50,000 और डिमांड कर रहा हूं 1 लाख की। इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहां पे क्रेडिट मनी के बारे में कुछ लिखा नहीं है। हायर द इनकम, greater the quantity of purchase, as a result greater will be the need for money as a temporary abode of value to overcome the transaction cost। सही बात है, जितने लोगों की इनकम ज्यादा उतनी उनकी मनी की डिमांड ज्यादा, क्योंकि उतना ज्यादा वो लोग खर्चा करेंगे। ठीक है, the term K, that is proportion of nominal income that people want to hold as cash balance, is referred to as Cambridge K। ठीक है, कितना पैसा हमारी इनकम का, नॉमिनल इनकम का मुझे कैश फॉर्म में रखना है, ये है मेरी डिमांड फॉर मनी। बोथ QTM जो पहली थ्योरी अपन ने पढ़ी फिशर वाली एंड कैम्ब्रिज अप्रोच जो हमने अभी पढ़ी आर कंसर्न्ड विद मनी मीन्स एज ट्रांजेक्शन एज अ मीन्स ऑफ ट्रांजेक्शन और एक्सचेंज, एंड देयरफॉर दे प्रेजेंट मॉडल्स ऑफ ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी। लेकिन क्या सिर्फ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी रहती है क्या? नहीं। तो आपके केन्जियन साहब आए और केन्जियन का कहना है देयर इज ट्रांजैक्शन मोटिव, देयर इज प्रिकॉशनरी मोटिव एंड थर्ड वन इज स्पेक्युलेटिव मोटिव। स्पेक्युलेटिव क्या होता है? ट्रांजैक्शन मोटिव समझा आपको? रोज डे टू डे ट्रांजैक्शन करने के लिए मुझे पैसे की जरूरत है। प्रिकॉशन मोटिव, कल कुछ कम ज्यादा हो जाए या फिर कोई तकलीफ आ जाए, अनसर्टेनिटीज अवॉइड करने के लिए कुछ पैसे जेब में रहना चाहिए। तो स्पेक्यूलेशन क्या होता है? कौन सा ट्रांजैक्शन? पहले से वो आप स्पेक्यूलेशन की बात कर रहे हो, शायद वो शेयर्स, डिबेंचर्स उनकी बात कर रहे हो। तो मेरा आपसे सवाल है कि आपको पैसा होल्ड करना है फॉर स्पेक्यूलेटिव मोटिव, क्यों ऐसा?
आगे अगर कोई अच्छी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इसीलिए मुझे मालूम है क्या मिलने वाली है, नहीं पता नहीं, लेकिन कुछ पैसा मैं होल्ड करता हूं। कल कोई एक आदमी आ जाए मेरे पास कि बैंक ने अचानक, आरबीआई ने बॉन्ड्स इशू किए 15% स्कीम वाले, तो आप क्या करोगे? पैसे रहेंगे तो बॉन्ड्स खरीदोगे ना, कि पैसे बिना ही बॉन्ड्स खरीदते। कई बार कोई प्रॉपर्टी सस्ते में मिल जाती है हमको, किसी को पैसे की बहुत जरूरत रहती है और प्रॉपर्टी सस्ते में बेचता है, तो मेरी इच्छा हो जाती ठीक है मैं ये खरीद लेता हूं, तो खरीदने के लिए पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? इसको बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव मोटिव। इंसान दो चीज के लिए तो पैसा होल्ड करता ही है, कौन सी? ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशन, प्लस कुछ पैसा फ्यूचर में आने वाली अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए भी होल्ड करके रखता है कि भैया कोई प्रॉपर्टी कभी सस्ते मिल जाए, रुपए का माल 8 आने में मिल जाए तो उसको खरीद लूंगा। तो वो खरीदूंगा मतलब 1 रुपए की चीज अगर 50 पैसे में मिलती है ना, 1 लाख की चीज 50,000 में मिल रही है, ऐसे कभी कभी अपॉर्चुनिटी आती है कि नहीं आती है? तो एक काम करो, इसको खरीद लो। तो इसको खरीदने के लिए पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? यस। तो उसी लिए भी हम लोग कई बार होल्ड करते हैं। अब ये सिर्फ इतना सा नहीं है, इसमें और भी चीजें आती है। ठीक है, तो देखते हैं, बताते हैं। पहले ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने मतलब केन्सियन ने। ठीक है, ये जैसा लोग बोल रहे हैं वैसा ही इसने बोला, कुछ नया नहीं बताया। ट्रांजैक्शन मोटिव, it is a need for cash for current transaction for personal as business and business exchange। मैं बिजनेस करता हूं तो बिजनेस के लिए भी जरूरत है और मुझे मेरे पर्सनल ट्रांजैक्शन करने के लिए पैसे की जरूरत है। नीड फॉर होल्डिंग मनी अराइज बिकॉज देयर इज लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। पैसा कब आएगा और कब खर्चा होगा ये सिंक्रोनाइज्ड है क्या? कि आज आएगा तो आज ही खर्चा आएगा? नहीं, हो सकता है पैसा 1 महीने बाद आए, लेकिन खर्चा आपको पूरे 30 दिन करना पड़ता है, मालूम है ना? महीने में 1 ही दिन सैलरी मिलती है, लेकिन खर्चा पूरे 30 दिन चलाना पड़ता है। इसीलिए रोज ट्रांजैक्शन के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, बिकॉज देयर इज लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। रोज रिसिप्ट नहीं आती है, लेकिन एक्सपेंडिचर रोज होता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन मोटिव इज फर्दर डिवाइडेड इनटू इनकम मोटिव फॉर इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड बिजनेस ट्रेड मोटिव फॉर बिजनेस फर्म। बिजनेस वाले बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन करते हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड अपने इनकम, जो उनकी इनकम होती है उसके लिए ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लेवल ऑफ इनकम। ये चीज तो हर आदमी बोल रहा है, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा डिमांड फॉर मनी रहेंगी ट्रांजैक्शन पर्पस। सीधी बात है, जितने आपकी कमाई रहेंगी उतने ट्रांजैक्शन आप ज्यादा करोगे। Keynes did not consider transaction balance as being affected by interest rate, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ट्रांजैक्शन को इंटरेस्ट रेट से संबंध रहता है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेंगे, अगर आपको पैसा महंगे में मिलेगा तो आप लोग ट्रांजैक्शन कम करोगे। लेकिन इसने ये चीज कवर पता है कहाँ की? इसने कवर ये चीज करी है स्पेक्यूलेटिव मोटिव में। ठीक है, 3 मोटिव में उसने बांट दिया है। मोटिव मतलब क्यों रखता हूं मैं, व्हाट इज माई मोटो। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए, LR इज इक्वल टू KY। सिंपल, LR इज व्हाट? डिमांड फॉर मनी, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। कितने मनी की डिमांड है मुझे? इज इक्वल टू K इंटू Y। Y क्या है? मेरी अर्निंग, और K यानी वो कांस्टेंट है जो मैं अपने इनकम का हिस्सा मेरे खर्चे के लिए रखना चाहता हूं। यानी अगर मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं तो ये मेरी इनकम हो गई। K यानी कांस्टेंट, कितना परसेंट? मैं 50% होल्ड करना चाहता हूं, तो ये क्या हो गई? मेरी डिमांड फॉर मनी। यानी कितनी हो गई? 1 लाख इंटू 50%, व्हाट विल बी माई डिमांड? 50,000। समझ आया कि नहीं आया? अब बाकी लोगों ने बचे 50,000 का क्या होगा ये हमको बताया था क्या? नहीं, इसने बचे 50,000 का क्या होगा ये हमको स्पेक्यूलेटिव मोटिव में बताया है। ठीक है, देखते हैं वो आगे। पहले प्रिकॉशनरी, प्रिकॉशन के लिए पैसा रखते हैं आप लोग? अरे हाँ कि ना? हाँ सर रखते, बिल्कुल रखते हैं। इंडिविजुअल में एज वेल एज बिजनेस, बिजनेस वाले भी कई बार पैसा रखते हैं प्रिकॉशन के लिए। ठीक है, इंडिविजुअल एज वेल एज बिजनेस कीप अ पोर्शन ऑफ देयर इनकम टू फाइनेंस मैनी अनफोरसीन एंड अनप्रिडिक्टेबल कॉन्टीजेंसीज इन्वॉल्विंग मनी पेमेंट दैट अकर इन आवर डे टू डे लाइफ। बराबर है? अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड अंडर प्रिकॉशनरी मोटिव डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ इनकम, prevailing economic and political condition and personal characteristics of individuals such as optimism, pessimism and far-sightedness। optimism मतलब बिंदास, pessimism मतलब मीडियम आदमी, और far-sightedness मतलब कुछ ज्यादा ही दूर की सोचता है। ये इंसान अलग अलग तरह के रहते हैं। कोई बिंदास रहेगा, 10,000 है ना बहुत है। कोई आदमी नहीं यार कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, 50,000 रुपए साथ में रखना चाहिए। और कोई क्या करेगा? बहुत ज्यादा ही दूर की सोचेगा।
तो वो और ज्यादा पैसे रखेगा। तो हर इंसान का कैरेक्टरिस्टिक अलग है, हर इंसान की इनकम अलग है। जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा प्रिकॉशनरी मोटिव में पैसा जाएगा, और जितना ज्यादा वो ऑप्टिमिस्टिक है कि पैसिमिस्टिक है कि फार साइटेडनेस है, उस पर भी डिपेंड करेगा। यस और नो? आपको आप किस टाइप के हो? आप जल्दी घबराने वाले आदमी रहोगे तो ज्यादा पैसा रखोगे, आप डरते ही नहीं किसी से, हाँ देख लेंगे, तो आप पैसा ही नहीं रखोगे जेब में। डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है। Precautionary motive cash balance are considered income elastic and not very sensitive to rate of interest, just like transaction motive. सिंपल सी बात है, इनकम पे डिपेंड करता है प्रिकॉशनरी मोटिव। इनकम 1 लाख है तो प्रिकॉशन के फॉर्म में मैं समझ लीजिए 20,000 रुपए रखता हूँ, लेकिन मुझे अगर ये 20,000 मैंने अपने प्रिकॉशन के लिए रखे हैं और कल आप आके बोलते हो सर 15% इंटरेस्ट दे रही है आरबीआई, लगा दो पैसे, तो मैं लगा दूंगा कि ये 20,000 जो प्रिकॉशन के लिए रखे हैं। आपके पापा ने आपकी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे अलग रखे हैं और उनको कोई बोल दे 1 का डबल हो जाएगा ये स्कीम में, तो लगा देंगे क्या? नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रिकॉशन के लिए रखे हैं, और 1 का डबल नहीं हुआ और 1 का आधा हो गया तो क्या होगा फिर? स्पेक्यूलेशन नहीं किया जाता प्रिकॉशन के पैसे से, ध्यान रखना। ये पैसे इलाज के लिए रखे हैं, पैसे माँ के इलाज के लिए रखे, ऐसे कुछ पैसे अलग अलग रखते कि नहीं रखते? उससे कभी हम स्पेक्यूलेशन करते क्या? बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं जो स्पेक्यूलेशन करते, 1 का डबल हो जाएगा, घोड़े की रेस में लगा दो, जुए में लगा दो, क्रिकेट में लगा दो, ऐसा करते क्या लोग? बहुत कम लोग, एक आदमी मिलेगा आपको कोई लाखों में जो ऐसा कर लेगा। लेकिन कभी भी याद रखना, जो पैसे हम प्रिकॉशन के लिए रखते हैं वो पैसे से कभी हम स्पेक्यूलेशन नहीं करते हैं। एक बार के ट्रांजैक्शन के पैसे से हम स्पेक्यूलेशन कर लेंगे, लेकिन प्रिकॉशन के पैसे से जनरली स्पेक्यूलेशन नहीं करेंगे। आप बताओ ना, करोगे क्या? करते क्या? प्रिकॉशन के लिए जो पैसा रखा है उसको अलग ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए, तो कितना भी नॉट, इसलिए लिखा है नॉट वेरी सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना भी गाजर दिखा दो इंटरेस्ट का, ये आदमी प्रिकॉशन वाले पैसे को आगे पीछे नहीं करता। तो स्पेक्यूलेशन वाले पैसे का क्या करता फिर? वो जो स्पेक्यूलेशन के लिए अगर अलग किया तो यही काम करता। इट इज नॉट वेरी सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट इन प्रिकॉशनरी मोटिव, बट इन स्पेक्यूलेटिव मोटिव इट इज फुल्ली सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। जिधर ज्यादा इंटरेस्ट दिखेगा उधर चला जाएगा। आई बात समझ में? अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और समझने लायक चीज पे, स्पेक्यूलेटिव मोटिव। अब इसमें ध्यान दो, मेरी एक बात सुनो। इसमें पता है सबसे काम का पॉइंट कौन सा है? 5th पॉइंट और 6th पॉइंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अगर ये 5th और 6th आपने पढ़ लिया ना और समझ लिया ना, तो ये पूरा समझ गया। 5th और 6th आपने पढ़ लिया तो समझ लेना पूरा समझ गए। चलो, अब पहले मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं, ये पढ़ने के बाद देखता हूं आप लोग कैसा जवाब देते हैं, ठीक है। सिंपल, ठीक है, एकदम सिंपल सवाल। आज के दिन मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ लीजिए, कोई भी आप कहीं पे भी मार्केट में, प्राइवेट में आप इन्वेस्ट करोगे, अपने पैसे दोगे किसी को, तो वो आपको 15% रिटर्न देगा। पर्सनल मतलब आप किसी को भी दोगे, बैंक नहीं, ना बैंक है ना कंपनी है ना कुछ है, आपस में लेन देन, किसी को पैसे की जरूरत है और मैं आपको जानता हूं तो मैं आपको दे देता हूं, और 15% मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो मैं आपको पैसे दूंगा तो ऑब्वियसली आप भी मुझे इंटरेस्ट दोगे कि नहीं दोगे? 15% आप इंटरेस्ट दे रहे हो, ठीक है। मेरे पास पैसे रखे हुए हैं 1 आध लाख रुपए, मेरे पास पैसे पड़े हैं और मेरा यही काम है, मैं आप जैसे लोगों को पैसे देता हूँ, 15% कमाता हूँ। लेकिन मुझे ऐसी सिचुएशन फोरकास्टिंग हो रही है, मतलब मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि नियर फ्यूचर में ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने वाला है। नियर फ्यूचर में ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने वाला है, ऐसी मुझे फीलिंग है। तो मैं अब क्या करूंगा यार, ये तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और इसी दिन, जिस दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% अभी मार्केट में प्रिवेलिंग है, ये प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट टेंस बोलते ना, ये प्रेजेंट सिचुएशन है। फ्यूचर टेंस के क्या सोच रहा हूं मैं कि कम होने वाला है, मुझे लग रहा है ऐसा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बराबर। इस दिन, आज के दिन रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड्स, अगर मैं किसी कंपनी के बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे समझ लीजिए 11% रेट ऑफ रिटर्न मिलता था आज के दिन। अब एक चीज का जवाब दो, अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा
तो क्या ये रेट ऑफ रिटर्न और बॉन्ड भी कम होगा? नहीं कम होगा, यानी मैं अगर सोच रहा हूं तो हाँ कि ना? नहीं होगा। अच्छा चलो एक बात और पूछता हूं, एफडी करते हैं हम लोग, फिक्स्ड डिपॉजिट्स बैंक में करते हैं एफडी। गवर्नमेंट ने एफडी का रेट या बैंक ने एफडी का रेट 6% रखा है फॉर एग्जाम्पल, और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ लीजिए जो आरओआई है मार्केट का, ये 10% चल रहा है। जस्ट इमेजिन, ये सिचुएशन जानने दो, इसको मिटा दो, बराबर है। आप लोग कहां इन्वेस्ट करोगे? ये मार्केट भी आपको सेफ दिख रहा है कि भाई मैं जिसको दे रहा अच्छे से जानता हूं, पैसे नहीं डूबेंगे, पक्की बात है। आप कहां इन्वेस्ट करना प्रेफर करोगे? मार्केट में। क्यों सर? 4% ज्यादा मिल रहा है ना, मैं इनकम ज्यादा कमा लूंगा, बराबर है। इस पे भी टैक्स लगेगा, इस पे भी टैक्स लगेगा, लेकिन यहाँ 4% रिटर्न ज्यादा है, बराबर है। अब गवर्नमेंट ये रेट बढ़ाती है, कितना? 8% कर दिया, तो कहां डालोगे? गवर्नमेंट को 2% के लिए रिस्क लोगे क्या? क्या? नहीं, लेकिन चांसेस किस में ज्यादा है? मैंने आपको पैसा दिया, ये आप हो और ये गवर्नमेंट है, कौन सी सिक्योर्ड है? आप सिक्योर्ड हो कि गवर्नमेंट सिक्योर्ड है? जब मुझे 4% रिटर्न ज्यादा मिल रहा था तो मैं ये रिस्क लेने को तैयार था, लेकिन अब मेरा रिटर्न कम हो गया, तो 2% के लिए क्यों जोखिम लूं? ऐसा हम सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? जान दो, 8 नहीं 9 कर देता हूं। अब सवाल ही नहीं उठता सर, देंगे ही नहीं हम आपको पैसे, बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं गवर्नमेंट को पैसे दूंगा। तो अब अगर आपको मुझसे पैसे चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। ये 10 का कितना करना पड़ेगा? शायद 14%। तो मैं सोचूंगा हाँ अब इनको पैसे दे दो, बराबर है। ये सिचुएशन हो गई इंटरेस्ट रेट बढ़ने की। तो जब इंटरेस्ट रेट जैसे बढ़ते शायद कम भी होते होंगे। अब ये 9 का गवर्नमेंट ने 6 कर दिया, तो आप मुझे 14% दोगे क्या? आप क्या बोलोगे? काय का सर मैं 10 से ज्यादा नहीं देती, जाओ गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करो। तो मैं क्या बोलूंगा? नहीं नहीं ठीक है ले लो, 10 में ले लो। यस और नो? हाँ कि ना? वैसे ही बेटा ये जो मैंने अभी आपको बताया, बॉन्ड्स कौन लेता है, बॉन्ड्स कौन सब्सक्राइब करता है? आप ही लोग सब्सक्राइब करते हो। बॉन्ड इशू कौन करता है? शायद कंपनी इशू करे या गवर्नमेंट इशू करे, ठीक है। तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है और उस दिन बॉन्ड का रेट समझ लीजिए 11% है। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट कम होगा या ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट भी कम ज्यादा होगा कि नहीं होगा उसके मुकाबले? उसी दिन ना हो लेकिन 2-4 दिन में होगा कि नहीं होगा? जैसे मान लीजिए मार्केट रेट अभी 15% है और मार्केट रेट 12% हो जाता है, तो बॉन्ड वाले पगले जो 11% में लेंगे वो भी अपना रेट कम करेंगे कि नहीं करेंगे? अब हाँ भैया हमको 9% में चाहिए, देना है तो दो, सही है कि दे, ठीक है। ये चीज मानते कि नहीं मानते, पूरा आगे का सब इसी पे डिपेंड है। नहीं मानते तो फिर मनाता हूं, जल्दी बोलो। अरे हाँ ना बोलो। हाँ ठीक है, चलो। अब आप बहुत होशियार आदमी हो और आपको पूरे फ्यूचर की जानकारी है और आप जो सोचते हो वो सही होता है, ऐसा थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ज्यादा नहीं। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। आज आप पैसा किसी को भी दो 15% आपको मिलेगा, लेकिन कोई लेने नहीं आया है अभी, अच्छा आदमी, और आप दिए भी नहीं हो। और बॉन्ड्स के ऊपर गवर्नमेंट बॉन्ड्स पकड़ लेते हैं, सेफेस्ट बॉन्ड्स, 11% आपको मिलता है। आप मार्केट में दोगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में नहीं दोगे। लेकिन अचानक बैठे बैठे आपको ये फ्यूचर साइटेडनेस होता है, सपना आता है, वॉटएवर कुछ भी होता है कि भैया ये जो 15% है ना, ये 11% पे आने वाला है। ये धीरे धीरे मार्केट रेट खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा 3-4 महीने में। क्यों? कोई भी कारण हो सकता है, कारण को जाने दो। आपको ऐसा फ्यूचर किसी ने बता दिया या आपके दिमाग में आ गया और आपको लगता है पक्का ऐसा ही होने वाला है, और मैंने अभी बोला आप अंतर्यामी हो, थोड़ी देर के लिए ऐसा अज्यूम कर लो। तो ये चीज सिर्फ आपको मालूम है ना कि ऐसा होने वाला है, बाकी लोगों को तो नहीं मालूम। तो आप क्या करोगे? आज ये बॉन्ड्स आपको कितने में मिल रहे हैं? यानी आज अगर आप बॉन्ड सब्सक्राइब करो तो आपको कितना % इंटरेस्ट मिलेगा?
और आपको क्लियर दिख रहा है फ्यूचर में ये रेट कम होने वाला है, तो मैं आपको जैसे को दूंगा कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल दूं 1 2 3 साल के लिए कि मुझे बढ़िया 11% रिटर्न मिल जाए। एक बार मैंने 11% में बॉन्ड ले लिया मतलब गवर्नमेंट इज लाइबल टू पे 11% फॉर 2 years 3 years जितना भी द बॉन्ड्स पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड, बराबर है। तो मैंने ये बॉन्ड में पैसा डाल दिया, हाँ कि ना, बराबर है। तो ये पैसा मैंने पूरा के पूरा बॉन्ड के अंदर डाल दिया। अब अगर जो मैंने सोचा सच्ची में वैसा हुआ तो मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा? फायदा ऐसे होगा कि मार्केट रेट ऑफ रिटर्न तो 11 आ जाएगा और ये मुझे 11 से मिला और लोगों को के लिए कितना हो जाएगा? ये शायद 7 या 8% हो जाएगा, हाँ कि ना? नए बॉन्ड 7-8% में मिलेंगे, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो बॉन्ड्स के प्राइसेस कम होंगे कि बढ़ेंगे? बॉन्ड्स की डिमांड क्या होंगी? 7% अगर कोई रिटर्न देगा तो बॉन्ड्स की डिमांड क्या होंगी? कम होंगी, बराबर है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो ये कम होने पे ऐसा हुआ तो बढ़ने पे भी कुछ उल्टा होता होगा, हाँ? बढ़ता कि नहीं बढ़ता? ये तो कम हो गया सिचुएशन। अभी मैंने पढ़ाना स्टार्ट ही नहीं किया है, समझ लो, मैं सिर्फ आपका मन जानना चाह रहा हूं। ये 15 है अभी प्रेजेंटली और मुझे लग रहा है ये 20% जाने वाला है, तो मैं क्या करूंगा? सीधी बात है, मार्केट के लिए पैसे मार्केट में डालूंगा भैया, बॉन्ड्स में क्यों डालूंगा? क्योंकि बॉन्ड्स आज 11% में मिल रहे हैं, बराबर है, हाँ कि ना? ये 20 हो जाएगा तो बॉन्ड्स में डालूंगा ही नहीं, मैं तो मार्केट में डालूंगा पैसा, ठीक है। चलो इस पैसे को, पैसा यानी ये जो होने वाला है, ये होगा कि नहीं होगा ये गारंटी नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम ये अज्यूम करेंगे ये ऐसा ही होगा जैसा हम सोच रहे हैं। अब एक काम करते हैं, यहां जो लिखा है उस पे आते हैं। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आई रिपीट, लेकिन उसके पहले थोड़ा बेस बनाते हैं। ये 4 पॉइंट में थोड़ा बेस है जो मैं अभी बड़बड़ कर रहा हूं, ये बेसिक एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर क्या होगा हम देखेंगे। According to Keynes, people demand to hold money balances to take advantage of future change in rate of interest, which is same as future change in bond price. ठीक है, फ्यूचर चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये तो आपको बताया, अभी 15 है, फ्यूचर में 11 होने वाला है कि 20 होने वाला है, उसी लिए मैं पैसा होल्ड करके रखता हूं। और बोलते विच इज सेम एज फ्यूचर चेंज इन बॉन्ड प्राइस। तो मैंने अभी आपको बताया था अगर इधर रिटर्न में चेंज आता है तो बॉन्ड के रिटर्न में भी चेंज आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू केन्स, देखो बॉन्ड के ऊपर बॉन्ड लेने से 2 फायदे होते हैं, एक फायदा नहीं होता है। कैसे? देखो, अकॉर्डिंग टू केन्सियन थियरी द रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको आई से डिनोट किया जाता है इज रियली द रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड्स। Keynes assume that expected return on money is zero while the expected return on bonds are of 2 types। यानी अगर आप अपने घर पे पैसा सजा के रखोगे तो कुछ रिटर्न मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बॉन्ड्स में पैसा डालोगे तो 2 तरह का रिटर्न पॉसिबल है। पहला, इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, दूसरा कैपिटल गेन भी हो सकता है बॉन्ड्स खरीदने बेचने पे। होता कि नहीं होता? हाँ, इंटरेस्ट पेमेंट एंड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ कैपिटल गेन हो भी, इंटरेस्ट तो सर्टन है लेकिन कैपिटल गेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैंने आज बॉन्ड्स खरीदे और अचानक वो बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ जाती है तो मैं महंगे में किसी और को बॉन्ड्स ट्रांसफर कर सकता कि नहीं कर सकता? तो मुझे कैपिटल गेन भी होगा कि नहीं होगा? तो ट्रांजैक्शन मोटिव के स्पेक्युलेटिव मोटिव से 2 चीजें होती है बॉन्ड्स के केस में, ओनली बॉन्ड्स के केस में। कौन सी? एक इंटरेस्ट, दूसरा कैपिटल गेन, बराबर है। चलो ठीक है, आगे और कुछ बोल रहा है, अभी खत्म नहीं हो रही ये चीज, ठीक है। थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो आगे क्लियर होगा, थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन लो सिर्फ। द मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इनवर्सली रिलेटेड। ये चीज मानते क्या आप लोग? नहीं मानते? डायरेक्टली रिलेटेड है, पक्का? कुछ सवाल समझा कि नहीं समझा? सवाल समझा कि नहीं समझा? मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इनवर्सली रिलेटेड।
मैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा, बॉन्ड पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा उसकी बात नहीं कर रहा। समझे ही नहीं अभी तक? फिर से एक बार लाइन पढ़ता हूं। मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इनवर्सली रिलेटेड। बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा उसकी बात नहीं कर रहा बेटा, यहां मैंने बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट की बात करी थी कि ये कम हो रहा तो ये भी कम होगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये इंटरेस्ट रेट ऑन बॉन्ड्स है। मैं वैल्यू की बात कर रहा, बॉन्ड्स की वैल्यू की। चीज समझ लो, बार बार बोल रहा हूं, बॉन्ड की वैल्यू की बात कर रहा हूं, ठीक है? अब देखो फिर से एक बार, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इनवर्सली रिलेटेड। मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग बॉन्ड्स बेच के पैसा निकाल के मार्केट में लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ये बताओ। अगर बॉन्ड्स एकदम से सब बेचने लगेंगे तो बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी? उल्टा होगा। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग मार्केट से पैसा निकाल के बॉन्ड्स में डालेंगे कि नहीं डालेंगे? डालेंगे। और उससे बॉन्ड्स की अचानक डिमांड आएंगी तो बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बराबर है? ऐसा होगा तो ऐसा होगा। लेकिन मैंने जो आप लोगों को सिचुएशन पढ़ाई है, ये सिर्फ आप ही लोग अंतर्यामी हो, आप ऐसा इमेजिन कर रहे हो। फर्स्ट सिचुएशन में मैंने ये बताया था, अभी जो मैंने आपको ये पढ़ाया था ना, ये आप इमेजिन कर रहे हो कि फ्यूचर प्रिडिक्शन ऐसा होगा। और अभी जो ये पढ़ रहे हैं ना, ये ऐसा हो गया तो क्या होगा? The market value of bonds and the market rate of interest are inversely related. That means a rise in market rate of interest leads to decrease in market value of bond and vice versa. मतलब लोग क्या करेंगे, अगर जैसा आपने सोचा सच्ची में हुआ, मतलब इंटरेस्ट रेट मार्केट में कम हुआ या बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे, बॉन्ड से पैसा निकाल के मार्केट में लगा देंगे, और कम हो गया तो मार्केट से पैसा निकाल के कहां लगा देंगे? बॉन्ड में लगा देंगे। ऐसा लोग होने के बाद करेंगे। लेकिन आप लोग अंतर्यामी हो, आप लोग होशियार हो, आप लोग फार साइटेडनेस वाले हो, तो आप लोगों को ये चीज पहले ही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ठीक है, देखते कैसे करते पहले। अब काम की चीज ये समझा कि नहीं समझा? मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इनवर्सली रिलेटेड है, हाँ कि ना? चलिए ध्यान देना प्लीज, नहीं तो घर पे समझने वाली चीजें नहीं है ये। इन्वेस्टर हैव relatively fixed conception of normal or critical rate of interest and compare current rate of interest with such normal or critical rate of interest। अब ये normal और critical होता क्या है? अब देखना, एक चीज लिख रहा हूं जिससे इसको डिनोट किया जाता है, RN RC। RN मतलब करंट रेट ऑफ रिटर्न, यानी करेंटली क्या रेट चल रहा है इंटरेस्ट का मार्केट में, इसको RN से डिनोट करते हैं। और RC मतलब क्रिटिकल और फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोनों भी बात मार्केट इंटरेस्ट के टर्म्स में हो रही है, बॉन्ड के इंटरेस्ट के टर्म्स में नहीं कर रहे। मतलब क्या हुआ? अभी मैंने जो आपको बताया था, मार्केट प्रेजेंट रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रहा मार्केट? 15%, और ये बढ़ के क्या होने वाला है? 20%। तो RN हो गया करंट रेट ऑफ रिटर्न, RC हो गया फ्यूचर रेट ऑफ रिटर्न। समझ आया क्या? नहीं? फिर से बताऊं? फिर से बताऊं क्या? करंटली मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है, मार्केट में जो भी आप पैसा लगाओगे तो आपको इंटरेस्ट कितने रुपए से मिलेगा? 15% से। तो इस करंट रेट ऑफ रिटर्न को आप बोलते हैं RN। यानी ये प्रेजेंट सिचुएशन है, मतलब आपको RN मालूम है, हाँ दिख रहा है कि भैया प्रेजेंटली 15% मिल रहा है। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आइदर बढ़ सकता है, तो ये क्या हो गया? RC। इसको बोलते हैं क्रिटिकल रेट। क्रिटिकल रेट का दूसरा नाम है फ्यूचर रेट। तो ये सच्ची में है क्या कि आपका इमेजिनेशन है? आपका फ्यूचर फोरकास्ट है, आपका इमेजिनेशन है। तो RC कैन बी ग्रेटर देन RN,
तो आरसी कैन बी लेस देन आर एन ऑल्सो, यस और नो। अगर आप 15% रिटर्न अभी करंट है और आप अज्यूम कर रहे हैं सर 10% हो जाएगा, तो ये भी तो आरसी कहलाएगा ना। फ्यूचर रेट बढ़ भी सकता है, फ्यूचर रेट कम भी हो सकता है प्रेजेंट रेट से, और कुछ नहीं हुआ तो आरसी विल बी इक्वल टू आर एन। आप प्रेजेंट रेट 15% है और आप सोच रहे हो फ्यूचर में ना बढ़ने वाला है ना कम होने वाला है, ऐसा आपको लग रहा है, तो आरसी विल बी इक्वल टू आर एन। तो ऐसी सिचुएशन में आप कुछ भी करोगे क्या? नहीं, चुपचाप बैठे रहोगे। उठा पटक आप कब करोगे? या तो ये सिचुएशन होती है तो, या तो ये सिचुएशन होती है तो। हाँ कि ना? बराबर है, दो सिचुएशन में उठा पटक करोगे ना, नहीं तो चुपचाप बैठे रहोगे। ठीक है, अब ये दो सिचुएशन आगे के 2 पॉइंट में दी हुई है। ये सिचुएशन समझ आई क्या? पहले ये बताओ मेरे को। आरसी और आर एन का मतलब होता है करंट और आरसी मतलब होता है क्रिटिकल। क्रिटिकल यानी फ्यूचर में क्या होने वाला है। करंट रेट मुझे मालूम है, मुझे दिख रहा है, फ्यूचर रेट मैं सिर्फ फोरकास्ट कर रहा हूं, अंदाजा लगा रहा हूं। अंदाजा मैं कम का भी लगा सकता हूं, अंदाजा मैं ज्यादा का भी लगा सकता हूं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इन द इकोनॉमी। समझ आया क्या? बॉन्ड की बाद में बात करते ना, अभी बॉन्ड की बात ही नहीं कर रहा मैं, अभी आगे बढ़ेंगे ना बॉन्ड की बात भी करेंगे। बॉन्ड पे भी कम ज्यादा होगा, मुझे मालूम है। नॉर्मल क्रिटिकल एक ही चीज है, नॉर्मल ऑब्लिक क्रिटिकल, और यानी ऑब्लिक। नॉर्मल बोलो क्रिटिकल बोलो, दोनों एक ही चीज है। फ्यूचर बोलो, एक्चुअली कंफ्यूजन इसलिए होता है कि आर एन दिया है ना, तो इसको नॉर्मल बोलना चाहिए, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। अब यहाँ पे आपके नोट्स में बोलो ये केन्जियन ने इसी से डिनोट किया, इसने एक्चुअली आर सी तो बराबर किया, और यहाँ पे करंट के जगह इसको आर सी वन या कुछ लेना चाहिए था, लेकिन इसने लिया नहीं। इसने आर एन को बोला करंट, और नॉर्मल बोलो या क्रिटिकल बोलो या फ्यूचर बोलो, इसको आरसी से डिनोट किया। अब ये डिनोशन है, ये नाम क्यों रखा इसने, ये अपने को, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आया? चलिए, investors have relatively fixed conception of normal or critical rate of interest. Compare the current rate of interest with such normal or critical. Current rate of interest मतलब RN और क्रिटिकल रेट RC। तो इन्वेस्टर की एक आदत रहती है फ्यूचर सोचने की। आप लोगों की आदत रहती है कि नहीं फ्यूचर सोचने की, भाई भविष्य में क्या होगा कुछ भी चीज का। तो हम ऐसे जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, फ्यूचर फोरकास्ट करते कि नहीं करते? अगर उनको आज ही पता चल जाए कि कल शेयर मार्केट टूटने वाला है या कल XYZ शेयर के प्राइस कम होने वाले हैं, तो वो आज ही बेच देंगे कि नहीं बेचेंगे? मान लीजिए आपने 100 रुपए में कोई शेयर खरीदा, आज वो 150 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, और आपको पक्का टिप मिल रही है कि कल ये शेयर 125 रुपए हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? आज बेचोगे कि कल की राह देखोगे? आज ही बेच दोगे, 150 में बेच दोगे, और फिर कल अगर वो बात सही हो गई तो क्या करोगे? 125 में फिर ले लो भैया, यस और नो, वो सस्ते में मिल गया। ठीक है, तो फिर लेंगे, क्या करेंगे वो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम आज ही बेच देंगे। वैसे ही 5th पॉइंट की बात करते हैं। 5th पॉइंट देखिए, एक ही चीज की बात करेंगे, या तो बढ़ेगा या कम होगा। बढ़ने की बात 5th पॉइंट में, 6th पॉइंट में कम होने की बात। इफ द वेल्थ होल्डर्स यानी आप लोग अपने ऊपर लेके देखो, कंसीडर दैट करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई एज कंपेयर टू नॉर्मल और क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब क्या हुआ? आर एन इज ग्रेटर देन आर सी। हा कि ना? करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी चल रहा है वो ज्यादा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल या क्रिटिकल या फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, कम होने वाला है। दैट मीन्स दे एक्सपेक्ट अ फॉल इन इंटरेस्ट रेट, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इंटरेस्ट रेट ऐसे मार्केट में कम हो जाएंगे तो लोग क्या करेंगे? मार्केट से निकल के बॉन्ड में पैसा लगाएंगे। हाँ कि ना? बराबर है। दैट मीन्स आई कैन से, अगर ये सिचुएशन सच हो गई
10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद, तो अचानक से बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अचानक से लोग फटाफट, जब तक बॉन्ड वाले इंटरेस्ट रेट कम नहीं करते तब तक बॉन्ड के प्राइसेस वापस लेवल पे नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर मुझे ये सिचुएशन आज ही पता चल जाती है तो व्हाट शुड आई डू, या व्हाट विल यू डू? यू आर द वेल्थ होल्डर्स। मैं आज के आज मार्केट से पैसा निकाल लेता हूं और आज के आज बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देता हूं। मुझे तो बॉन्ड्स नॉर्मल रेट में ही मिल रहे हैं, और अगर जो मैंने सोचा ये सिचुएशन सच हो गई तो सच होने से क्या होगा? बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अचानक से बॉन्ड की डिमांड आ जाएंगी मार्केट में। हाँ कि ना? और बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट कुछ समय बाद कम हो जाएगा, लेकिन मैंने तो ज्यादा रेट में सब्सक्राइब कर लिया, मुझे वो फायदा भी हुआ, प्लस मैंने बॉन्ड्स कम रेट में खरीदा, उस समय मार्केट में बॉन्ड का रेट बढ़ गया, तो कैपिटल गेन भी होगा कि नहीं होगा? यस, दोनों सिचुएशन मिलेंगी। दैट मीन्स आई कैन अर्न हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड्स and they expect a capital gain resulting from rise in bond price consequent upon expected fall in market rate of interest in future। समझा कि नहीं समझा? फिर से एक बार बताता हूं, सुन लो। अगर वेल्थ होल्डर जिसके पास आज वेल्थ है और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आज जो भी XYZ चल रहा है, और उसको ये लग रहा है कि आज जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर में कम होने वाला है। आज अगर 15% है तो कल 10 हो जाएगा, तो कल अगर सच्ची में 10 हो गया तो लोग क्या करेंगे? मार्केट से पैसा निकाल के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देंगे। और बॉन्ड्स की अगर एक साथ बहुत सारी डिमांड आ गई तो अचानक जो डिमांड आएंगी उससे प्राइस राइज हो जाएगा बॉन्ड्स का। तो जो लोग खरीदेंगे वो महंगे में खरीदेंगे। मैं होशियार हूं, मुझे पहले से मालूम है कि ऐसा होने वाला है, तो व्हाट विल आई डू एज ए अवेयर इन्वेस्टर? व्हाट विल आई डू? मार्केट में अगर कुछ पैसा लगा होगा तो आज ही निकाल लो और उसको कहाँ इन्वेस्ट कर दूं? बॉन्ड्स में। तो बॉन्ड्स में मुझे रेट ऑफ रिटर्न्स भी ज्यादा मिल गया, मेरे आज ही बॉन्ड सब्सक्राइब कर लिया तो मुझे ज्यादा मिल जाएगा। ये बॉन्ड वाले रेट कम कब करेंगे? जब मार्केट में कम होगा, तभी उनको टाइम लगेगा ना। और उस समय जो लोग इन्वेस्ट करना जाएंगे तो उनको महंगा मिलेगा बॉन्ड, और मुझे तो आज नॉर्मल रेट में मिल गया, सस्ते में मिल गया बॉन्ड। यस और नो? उस वक्त मारामारी हो जाएंगी, तो उसके पहले ही मैं खरीद लेता हूं। और मैं क्या करूंगा फिर? जैसे ही बॉन्ड के रेट बढ़ जाते हैं, मैं एक काम करूंगा, एक बार का इंटरेस्ट जो अंदर करना है वो चुपचाप अंदर कर लूंगा और उसके बाद वो बॉन्ड्स को बेच दूंगा। तो मुझे इंटरेस्ट भी ज्यादा मिला और कैपिटल गेन भी होगा, क्योंकि मैंने तो बॉन्ड्स कम में खरीदे थे। आज अचानक लोग बॉन्ड्स की डिमांड कर रहे हैं तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाता है और मैं ज्यादा में उसको बेच दूंगा। समझा कि नहीं समझा? समझा? तो एक नोट लिख सकते हैं अपन, अगर अपने को कुछ नोट लिखना चाहे तो एक लिख सकते हैं, व्हेन RN इज ग्रेटर देन RC। RN यानी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और RC मतलब क्रिटिकल या फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि अभी ज्यादा है और फ्यूचर में कम होने वाला है, तो मैं क्या कर रहा हूं? आई एक्सपेक्ट अ फॉल इन इंटरेस्ट रेट। दैट मीन्स आई यानी इन्वेस्टर will not invest in market. Investor will invest in bonds because of RN greater than नहीं, ऐसा नहीं. If such a situation occurs, यानी ये सिचुएशन सही अगर हो जाती है फ्यूचर के अंदर, तो इन्वेस्टर कैन अर्न कैपिटल गेन ऑन bonds because market rate of interest and price of bonds are inversely
रिलेटेड। ये अभी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यानी मार्केट रेट ऑफ बॉन्ड, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्राइस ऑफ बॉन्ड आर इनवर्सली रिलेटेड। मार्केट में इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो लोग कहाँ जाएंगे? बॉन्ड्स खरीदने लगेंगे। बॉन्ड खरीदने लगेंगे तो अचानक डिमांड आ जाएगी, और डिमांड आएगी तो प्राइस ऊपर जाएगा। ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते? ये कहीं तो भी लिखो और इसको नामकरण दो फिफ्थ पॉइंट। ये आपके पूरे फिफ्थ पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है। क्या बोल रहे हैं? इनवर्सली लिखा ना बेटा। ये सिंबल गलत है क्या फिर? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 1/प्राइस ऑफ बॉन्ड। अगर ऐसा लिखूं, इसका मतलब और इसका मतलब एक ही होता है। अगर 1/2 लिखना रहता है ना तो ये सिंबल नहीं लगाते, इक्वल लिखते हैं। हाँ हाँ, किसने बोला? अच्छा चलो, थोड़ी देर के लिए आपकी बात भी मान लेता। इसको क्या ऐसा लिखूं? इनवर्स रिलेटेड 1/this। किसने पढ़ाया बेटा? सच्ची किसने पढ़ाया? ये ऐसा साइन डायरेक्ट का है? किसने बोला? किसने बोला? वही तो पूछ रहा हूं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। किसने बोला? किसने? ये बताओ जल्दी। गूगल से पूछ लूं? क्या डायरेक्ट का साइन आ रहा? मैंने तो नहीं पढ़ा था आज तक। तो इनवर्स क्या करना पड़ता? ऐसा साइन लगा के अपन लिखना पड़ता। सच्ची? नीरज सर से पूछ लूं? पता नहीं भैया, पहली बार सुन रहा हूं। तो ऐसा साइन क्या रहता है? ये कौन सा रहता? ऐसा साइन रहता ही नहीं ना। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। वन बाय लिखा मतलब इनवर्स है, ये प्रोपोर्शनल का साइन है। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1/प्राइस ऑफ बॉन्ड। अच्छा, तो ये इक्वेशन बन गई। अच्छा, प्राइस ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, या ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। अच्छा, ये इसको इक्वेशन बनाना बोलते हैं। और अगर इनवर्स ऐसा लिखे तो मैं गलत लिख रहा हूं मतलब। पता नहीं, मैं पहली बार सुन रहा हूं। हो सकता है आप लोग सही बोल रहे हो। मैं कल कंफर्म करता हूं नीरज सर से। मेरा मैथमेटिक्स उतना स्ट्रांग नहीं है भैया। कंफर्म कर लूंगा, नीरज सर को पूछ लूंगा, उसमें क्या है। मुझे नहीं लगता, आज तक तो मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूं। हो सकता है मेरा सुधर जाए नॉलेज, हो सकता है ना। लर्निंग इज द नेवर एंडिंग प्रोसेस। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है, फिर पता नहीं है ना। आपका कहना है सर ये साइन तो लगाएंगे ही, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसा लिखो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो सर ऐसा लिखो, है ना। ये आपका कहना है, पक्का ना? ठीक है, देख लेते हैं, कल बताता हूँ, पूछता हूँ नीरज सर को, एक्सपर्ट है वो। आपको समझ में तो आ गया ना वैसे? ये जो लिखा वो हो सकता है सही हो आप लोग। चलिए, लिखा क्या, नोट किया क्या? आगे चले। अब इसका उल्टा क्या होगा, चलो आप बताओ। इसका उल्टा होगा RN इज लेस देन
RC, that is current rate of interest is less in the market, ये आपको दिख रहा है, और फ्यूचर रेट आपको एक्सपेक्टेड है कि बढ़ने वाला है, आपको पता है, तो आप क्या करोगे? आपके पास जो बॉन्ड्स पड़े उसका क्या करोगे? बॉन्ड से पैसा निकाल के लोग मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। बॉन्ड से पैसा निकाल के लोग क्या करेंगे? मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। देख लीजिए, लिखा है, कॉन्वर्सली if the wealth holder considers the current rate of interest as low as compared to normal critical rate of interest, that is if they expect the rate of interest would rise in future, अगर फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, कौन सा? मार्केट वाला, तो बॉन्ड का प्राइस कम होगा कि नहीं होगा? हाँ, दैट मीन्स दे एक्सपेक्ट अ फॉल इन बॉन्ड प्राइस. This would have an incentive to hold their wealth in the form of liquid cash rather than bonds. अब ध्यान से इधर देखो मेरे तरफ, ध्यान से सुनना. आपको क्या एक्सपेक्टेड है? प्रेजेंटली मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना है? फॉर एग्जांपल समझ लीजिए 10% है प्रेजेंटली करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और फ्यूचर में आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, यानी आरसी जो है वो 15% होने वाला है. इसका मतलब लोग क्या करेंगे? जब अगर ऐसा हो गया 15%, तो अपना अपना बॉन्ड से पैसा निकालेंगे और मार्केट में डालेंगे. तो जब बॉन्ड से पैसा निकालेंगे तो बॉन्ड अचानक बिकेंगे, तो बॉन्ड का प्राइस कम होगा कि नहीं होगा? दैट मीन्स आई कैन एक्सपेक्ट a future rate in interest rate, a rise in interest rate. That means I can also expect a future fall in bond price. अगर फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इंटरेस्ट रेट, मार्केट रेट बढ़ने वाला है, तो मैं ये भी साथ में एक्सपेक्ट करूंगा कि फ्यूचर में बॉन्ड का प्राइस कम होने वाला है. हाँ कि ना? बराबर है. तो मैं मेरे पैसे खाली रखना प्रेफर करूंगा कि आज ही बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दूं या आज ही मार्केट में इन्वेस्ट करूं? आज चुपचाप बैठे रहो, कुछ मत करो. जिस दिन मार्केट में ये रेट बढ़ जाएगा, जिस दिन ये रेट सही में आएगा, उस दिन इस रेट से मैं पैसे लोगों को दूंगा. अरे मैं अगर आज ही दे दूंगा तो मेरा तो ये लागू हो जाएगा ना रेट. मैंने अगर आज आपको 10% दे दिया और मुझे अगर पता रहता कि कल 15% से आप ले लोगे, तो मैं आज क्यों देता आपको पैसे? ऐसे ही मैं आज पैसे आइडल कैश होल्ड करूंगा, खाली रखूंगा वो 1 लाख रुपए, और जैसे ही ये 15% रेट आ जाएगा, मैं क्या करूंगा? पकड़ो पैसे, और बॉन्ड के प्राइसेस कम होते जाएंगे. मेरे पैसे तो बॉन्ड में है ही नहीं, मैंने तो उसी समय बॉन्ड बेच दिया था. मेरे जब मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड था तो उस दिन मैंने बॉन्ड बेच दिया. उस दिन मैंने बॉन्ड बेच के मेरे पैसे मेरे जेब में रख लिए, और जिस दिन ये सिचुएशन आ गई, आरसी 15% आ गया, तो मैं क्या करूंगा? मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, यानी मुझे 15% रिटर्न मिल गया. बॉन्ड का प्राइस कम होने वाला है, मेरे पास अभी बॉन्ड्स है क्या? नहीं, मैंने तो पहले ही बॉन्ड्स बेच दिए थे अच्छे भाव में. समझ नहीं समझ रहे आप? 1 लाख रुपए मेरे पास बॉन्ड फॉर्म में पड़े हैं, समझ लीजिए 1 लाख, और मार्केट रेट, प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इसीलिए मैंने क्या किया? बॉन्ड्स में पैसे डाले थे. अब मुझे ये पता चल जाता है कि कल मार्केट में रेट हो जाएगा 15%, तो मैं आज क्या करूंगा? एक काम कर भैया, आज बॉन्ड्स बेच दे, क्योंकि अगर ये रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड्स के प्राइस फॉल होंगे कि नहीं होंगे? तो आज ही बेच दो ना. तो आज बेच के ये 1 लाख रुपए जेब में रख लूंगा, और जेब में रखने के बाद अगर ये सच्ची में हो गया 10 का 15%, तो मैं क्या करूंगा? आप में से कोई अगर मेरे पास आएगा तो उसको 15% से पैसे दे दूंगा, और राह देखूंगा बॉन्ड के प्राइस कम हो. बॉन्ड के प्राइस कम पक्का होंगे, क्योंकि जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, बॉन्ड के प्राइस फॉल होता है. और जब पूरे बॉन्ड के प्राइस कम हो जाएंगे, तो जो थोड़े से पैसे बचे हैं मेरे पास, पूरे पैसे इंटरेस्ट में नहीं दे दूंगा मैं. 1 लाख रुपए में से 50,000 आपको दे दूंगा, और बचे 50,000 के बॉन्ड्स खरीद लूंगा. क्यों? सर, बॉन्ड के प्राइस आज कम हो चुके हैं, बॉन्ड्स बहुत सस्ते में मिल रहे हैं, नियर फ्यूचर में ये बॉन्ड के प्राइस वापस बढ़ेंगे, और मैं आई कैन एक्सपेक्ट अ कैपिटल गेन ऑन दिस. इंटरेस्ट तो जो मिलना है वो तो मिलेगा, वो तो कम ही मिलेगा, लेकिन आज बॉन्ड के प्राइस कम है, कल बढ़ भी तो सकते हैं ना. शेयर मार्केट है क्या? ऊपर जाता है, नीचे आता है, वापस ऊपर जाता है, ईसीजी टाइप. तो वैसे ही बॉन्ड प्राइस ज्यादा था, मैंने बेच दिया, कम हो गया, वापस खरीद लो. एक्सपेक्ट अ फ्यूचर, जब भी बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा उसको बेच के मैं फिर से कैपिटल गेन कमा सकता हूं. समझ आई बात? वही यहां पे लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको. The loss suffered by way of interest income foregone is small.
मतलब बॉन्ड्स में आज ही बेच दूंगा, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मेरा लॉस होगा चलेगा। दे कैन अवॉइड कैपिटल लॉस, लेकिन अगर मैं बॉन्ड्स आज नहीं बेचता और सही में मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता तो मेरे बॉन्ड का प्राइस कम होता कि नहीं होता, और बॉन्ड का प्राइस कम होता तो मेरा कैपिटल लॉस होता कि नहीं होता। तो मैं कैपिटल लॉस तो अवॉइड कर सकता हूं। यस, दैट वुड रिजल्ट फ्रॉम एंटीसिपेटेड इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, बिकॉज एज द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस बॉन्ड प्राइस फॉल्स। इनवर्सली रिलेटेड है ना। The rate of return on money balances will be greater than rate of or return on alternative asset, यानी खाली पैसा रखना ज्यादा फायदेमंद है कोई एसेट खरीदने से, ये कह रहा है। If the rate of interest does increase in future, आप जैसा सोच रहे वैसा हो गया तो भैया बॉन्ड प्राइसेस विल फॉल, और जो मेरे पास आइडल कैश बैलेंस पड़े हैं उसका मैं क्या करूंगा, हेल्थ कैन बी यूज्ड टू बाय बॉन्ड्स एट लोअर प्राइस एंड देयर बाय कैन मेक द कैपिटल गेन, यानी मार्केट में तो थोड़ा दे ही दूंगा और बचे पैसे का क्या करूंगा, जो मैं बॉन्ड प्राइसेस कम हो जाएंगे तो उससे बॉन्ड्स खरीद लूंगा सस्ते में, और फिर जब भी बढ़ेंगे तब उसको बेच के कैपिटल गेन कमा सकता हूं। समझ आया कि नहीं आया? तो इसके लिए भी एक कहानी लिख लेते हैं। कहानी लिखे, ये कहानी को चेंज करना है। क्या क्या चेंज करना है? कुछ नहीं, सिंपल। कौन सा पॉइंट है ये? 6th पॉइंट। इसमें आएगा आर एन इज लेस देन आर सी, मतलब फ्यूचर रेट ज्यादा होने वाला है और करंट रेट कम है। तो व्हाट आई एक्सपेक्ट अ राइज इन इंटरेस्ट रेट। इन्वेस्टर क्या करेगा अभी? इन्वेस्टर विल सेल द बॉन्ड एंड कीप आइडल कैश। एंड क्यों कर रहा है ये आइडल कैश? क्यों कर रखेगा? टू इन्वेस्ट इन फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर या तो इन्वेस्ट करेगा काय में, या तो बॉन्ड में भी कर सकता है क्योंकि कम प्राइस में मिल जाएंगे, और थोड़ा पैसा मार्केट में भी लगा देगा। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया ना, है ना। एक्सपेक्ट अ राइज इन इंटरेस्ट रेट। बोलो बोलो। फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। एक्सपेक्ट अ राइज इन इंटरेस्ट रेट इन फ्यूचर। समझा गया? अब बताओ, ये इस आदमी ने जो बोला ये थ्योरी समझ में आई क्या? हाँ कि ना? अरे कुछ तो बोलो। ये समझ में आया तो इसको सम अप कर दें। दोनों पॉइंट को सम अप भी कर सकते हैं। पहले लिख लो ये। कितने बज गए? हो गया लिख के? चलो आगे। इसको सम अप कैसे करोगे दोस्तों? अब देखो सम अप, बहुत अच्छी बात लिखी है सम अप में, बहुत ही बढ़िया बात। समिंग अप, so long as the current rate of interest is higher than critical rate of interest. current rate मतलब present rate Rn is higher than Rc. ठीक है? A typical wealth holder would hold his asset portfolio only government bond, while if the current rate of interest is lower than critical rate, यानी current rate is lower than critical rate, lower than critical rate, his asset portfolio would consist wholly of cash. When the current rate of interest is equal to critical rate, equal रहेगा तो क्या करेगा? कुछ उठा पटक करेगा क्या? नहीं, कुछ नहीं करेगा। अ वेल्थ होल्डर इज इनडिफरेंट टू होल्ड आइदर कैश और बॉन्ड। तो इसको भी लिखेंगे। क्या कहना चाहता है? व्हेन आर सी इज इक्वल्स टू आर एन, तो कुछ करेंगे क्या? आई विल बी इनडिफरेंट। ठीक है?
और सबसे पहले क्या लिखा है देखो, एज लॉन्ग एज करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर देन क्रिटिकल रेट, मतलब आर सी, सॉरी आर एन, करंट रेट को आर एन बोलते हैं, आर एन इज ग्रेटर देन आर सी, तो मैं क्या काय में इन्वेस्ट करना चाहूंगा, बॉन्ड्स में। और अगर आर एन इज लेस देन आर सी तो मैं क्या करूंगा, कीप कैश आइडल, खाली कैश अपने हाथ में रखना प्रेफर करूंगा। ये था आपका फिफ्थ पॉइंट, ये था आपका सिक्स्थ पॉइंट, और ये 7th पॉइंट है आपका सम अप। तो क्या इस चीज को ग्राफिकली भी बना सकते हैं, इस चीज को ग्राफिकली भी प्लॉट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। पहले ये छाप लो, आर एन मतलब करंट और आर सी मतलब फ्यूचर। क्रिटिकल मत बोला करो, फ्यूचर बोला करो, फ्यूचर बोलोगे तो ज्यादा अच्छे से क्लिक होगा। अब ग्राफ, इंडिविजुअल की स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी का ग्राफ। ये हम कौन सा मोटिव पढ़ रहे हैं दोस्तों, स्पेक्यूलेटिव मोटिव पढ़ रहे हैं। तो डिमांड फॉर मनी 3 चीज रहती है, ट्रांजैक्शन के लिए जो जरूरत रहती वो, प्रिकॉशन के लिए जो जरूरत रहती वो, और तीसरा स्पेक्यूलेशन के लिए। तो अगर मुझे टोटल डिमांड फॉर मनी निकालना है तो तीनों को ऐड करेंगे, डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस, डिमांड फॉर मनी फॉर प्रिकॉशनरी पर्पस एंड डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेक्यूलेटिव पर्पस। तो अब सिर्फ स्पेक्यूलेटिव निकालता हूं अलग से, कितनी है, ठीक है, ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी तो निकाल लिया अपन ने, स्पेक्यूलेटिव। इसका एक ग्राफ बना हुआ है, सिंपल सा ग्राफ है, एकदम एकदम सिंपल ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ के अंदर सबसे पहले एक ये लाइन यहां ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पता है क्या बताता है, स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी, और 2 ही पॉइंट है, या तो 0 या M2। मतलब क्या हुआ, ये होगी जैसे जैसे इधर जाते जाएंगे डिमांड फॉर मनी बढ़ती जाएंगी, बराबर है। एक सेकेंड ना, ये आपकी y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट रेट। यहां पे है आर एन, आर एन मतलब क्या होता है, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आर सी मतलब फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इतने पूरे एरिया में आर एन इज ग्रेटर देन आर सी, हा कि ना? तो मैं क्या, मेरे जो पैसे हैं, मेरी जो डिमांड है वो बॉन्ड्स के फॉर्म में रहेंगी कि कैश के फॉर्म में रहेंगी? यानी डिमांड फॉर मनी विल बी 0, यानी इतने पूरे पार्ट के अंदर, फिर से घोट देता हूं इसको ऐसे ऐसे, देखो इतने पूरे पार्ट के अंदर द डिमांड फॉर मनी विल बी 0 बिकॉज आई वुड प्रिफर टू होल्ड बॉन्ड्स। ये देखो ना, अभी अपन ने देखा था ना कि जब तक आर एन आर सी से जब तक ग्रेटर रहेगा तो मैं बॉन्ड्स होल्ड करूंगा। तो इतने सिचुएशन में क्या है दोस्तों, इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा, यानी आर सी इज ग्रेटर देन आर एन। ये आर एन का इंडिकेटर है, मतलब ये कैसा होगा पता है, यहां पे नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया, इक्वल हो गया, और नीचे गया नीचे गया नीचे गया नीचे गया। तो अगर ये आरसी से और नीचे चला गया तो बोलो मैं क्या करूं, मैं 0 बॉन्ड्स होल्ड, 0 मनी होल्ड करूंगा क्या? नहीं, मैं यहां पे बॉन्ड्स होल्ड करूंगा, बॉन्ड्स होल्ड करूंगा। अरे यार, यहां पे मैं बॉन्ड क्या, यहां पे मैं बॉन्ड्स होल्ड करूंगा, यहां पे मैं मनी होल्ड नहीं करूंगा। लेकिन अगर ये आर सी ग्रेटर देन आर एन हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, पूरा के पूरा पैसा मनी फॉर्म में होल्ड करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि इस पूरी सिचुएशन में आर सी इज ग्रेटर देन आर एन, फ्यूचर रेट इज ग्रेटर देन आर एन। और अभी देखा था आर सी ग्रेटर देन आर एन रहता तो हम क्या करते हैं, कैश आइडल रखते हैं। मतलब इस पॉइंट पे क्या रहेगा, मेरे पूरे कैश ही कैश रहेंगे और बॉन्ड्स नहीं रहेंगे। हाँ, इस पॉइंट पे आके खरीदूंगा जरूर,
और इस पॉइंट पे क्या करूंगा बेटा, ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, आर सी इज इक्वल टू आर एन। क्या करूं, बॉन्ड में रखना है बॉन्ड में रखो, कैश रखना है कैश रखो, तुम्हारी मर्जी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आएगा ये ग्राफ? ग्राफ है ही नहीं एक्चुअली, ये एक टेबल टाइप बोल सकते हैं। हाँ बोलो। नहीं, जीरो से आरसी तक नहीं, एक मिनट, ऐसा नहीं है, समझ लो। ये आर एन यहां पे है और आरसी यहां पे है। मान लो ये 15 है, ये 10% है, और ये 10 से कम कितना भी हो सकता है, और ये 0% है। ठीक है, ये जो वाई एक्सिस आपको दिख रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है इंटरेस्ट रेट। स्टार्टिंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 है, यानी इसको आर एन बोलते हैं, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आरसी यानी फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब तक ये सिचुएशन पूरे इतनी जगह में आर एन इज ग्रेटर देन आरसी, मतलब मेरी मनी की डिमांड कुछ रहेंगी क्या, नहीं, जीरो रहेंगी। क्यों? क्योंकि मैं पैसा किस फॉर्म में होल्ड करूंगा, बॉन्ड्स के फॉर्म में। कहां तक, ये यहां से लेके यहां तक में। और जैसे ही ये सिचुएशन आ गई, यानी आरसी इज इक्वल टू आर एन, ये आर एन नीचे आ रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, कैश लो या बॉन्ड्स लो, आपकी मर्जी है, या मैं इधर भी रह सकता हूं, मैं इधर भी रह सकता हूं, क्योंकि एक ही बात है। लेकिन जैसे ही ये और नीचे आएगा आर एन, तो ये सिचुएशन में क्या होगा, आर सी इज ग्रेटर देन आर एन। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे नहीं रहूंगा, अब मैं यहां चले जाऊंगा। इसीलिए ये लाइन पतली है, ये लाइन मोटी रखी है, कि ये जो पार्ट है ना, ये यहां शिफ्ट हो रहा है, यानी स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू M2। अब मैं पूरा पैसा क्या कर रहा हूं, कैश फॉर्म में होल्ड कर रहा, अब मैं पैसा बॉन्ड्स के फॉर्म में होल्ड नहीं करूंगा। ये इस ग्राफ का मतलब है। आई बात समझ में? एक्चुअली ये ग्राफ नहीं बोल सकते आप इसको, एक तरह से मतलब एक टेब्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ऐसा आप बोल सकते। समझा? हाँ कि ना? तो चलो एक और ग्राफ देख लेते हैं, छोटा सा। एक ग्राफ बनाया है, सिंपल है, ठीक है। ये यहां पे, ये अगेन यहां पे स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी, और यहां पे है आपका इंटरेस्ट रेट। चलो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो मनी की डिमांड का क्या होगा, स्पेक्यूलेटिव के लिए इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी कि कब होगी? क्यों? होल्ड कम करेंगे, काय को जेब में रखूंगा भैया, मैं तो इन्वेस्ट कर दूंगा। और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो अपने पास रखना प्रिफर करूंगा ना, हाँ कि ना, एज ए इन्वेस्टर। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट प्रेजेंटली समझ लीजिए यहां पे है, तो आप मनी रखोगे क्या अपने हाथ में? नहीं, मैं तो पूरा के पूरा पैसा यहीं पे रखूंगा। और जैसे जैसे ये इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा, आपकी डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, यानी इधर बढ़ते जाएगा कि नहीं बढ़ते जाएगा? यस। मान लीजिए इंटरेस्ट रेट अगर R1 होता है तो मैं कुछ पैसा होल्ड करता हूं M1, इंटरेस्ट रेट R2 होता है तो मैं कुछ पैसा और बढ़ा देता हूं M2, Rn होता है तो मैं और बढ़ा देता हूं M3, और ये ऐसे, ये इस पॉइंट को, एक सेकंड इसको जोड़ भी देते हैं। तो अगर एक ग्राफ बनाते हैं ना दोस्तों, तो ऐसा ग्राफ निकल के आता है। और एक जगह यहाँ पे आप मान लीजिए R3 है ना, यहाँ R0 कर दो, और ये आप यहाँ से अगर जाओगे तो इस रीजन को, ये जॉइंट होगा, इस रीजन को बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप रीजन। मतलब अगर मैं ये रीजन में आऊंगा, या मैं ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं पूरा पैसा मेरे जेब में ही रखूंगा। और पूरा पैसा जेब में रखूंगा तो मेरे पास क्या रहेंगी, लिक्विडिटी रहेंगी। मान लीजिए गवर्नमेंट आज आपको एफडी पे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, और कल गवर्नमेंट बोलती है 2% देंगे, नीचे आया ना, 7 से 5 आया, 4 आया, 2 सीधा 2 पे आ गया, तो आप क्या करोगे? 2% में गवर्नमेंट के पास रखना प्रीफर करोगे कि खुद के जेब में रखोगे? खुद के जेब में रखो ना भैया, ज्यादा बेटर है। कल गवर्नमेंट ने पैसे डुबा दिए तो
इसीलिए हम क्या करेंगे, लिक्विडिटी टेम्परेचर। इसलिए बोलते हैं जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होंगे वैसे वैसे स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएंगी। अब आपकी भाषा में इंटरेस्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी। मैं कंफर्म करूंगा ये, हाँ ठीक है, आप लोग बोल रहे हो सही होंगे, आप लोग होशियार हो, ठीक है, समझ आया क्या? चलिए, यही चीज यहाँ लिखी हुई है। अब एक कंक्लूजन है बेटा, बस वो देख लो, उसके बाद नहीं पढ़ाता हूं, बस इतनी बात सुन लो मेरी। ये रहा, अकॉर्डिंग टू केन्स, हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, lower the speculative demand for money, and lower the rate of interest, higher the speculative demand for money. The sum of transaction, precautionary and speculative demand is the total demand for money. ये ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा कि नहीं लग रहा? हाँ. To sum up, an increase in income increases the transaction and precautionary demand for money, and a rise in interest rate decreases the demand for speculative demand for money. Interest rate बढ़ जाता है तो जेब में पैसा नहीं रखते हम कहाँ करते हैं? इन्वेस्ट कर देते। समझ आया? डिमांड फॉर मनी का मतलब हर जगह यहाँ पे होता है पैसा मेरे जेब में आइडल रखना, या तो आगे इन्वेस्ट करने के लिए, या प्रिकॉशन फॉर्म में, या कोई ट्रांजेक्शन करना है तो उसके लिए। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर है ये? पक्का? किसी को डाउट हो तो आके पूछ लो। आज यही रुकते हैं, कल हम लोग केन्जियन के बाद भी कुछ लोग आए थे जिन्होंने 3 थ्योरी देके गए, वो थ्योरी कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बाय।